वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और एग्जाम नजदीक है, उसी के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2023 में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन की हमारी फर्स्ट वीडियो है पॉलिटी की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सब कुछ एक जगह पे, इंग्लिश मीडियम का वीडियो, इंग्लिश में लिखा हुआ आम बोलचाल की भाषा में समझाया गया। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पंचायती राज, सारे स्केड्यूल, सारे पार्ट्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, सारी ट्रिक्स, जो भी पॉसिबल था वो सब कुछ इस वीडियो में बताने की कोशिश की जाएगी। आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से देखना है, बार बार रिवाइज करना है। बहुत लंबा वीडियो नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, प्रीवियस ईयर वाले सारे फैक्ट्स भी इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको कवर्ड मिलेंगे। जो लोग भी इसके अलावा पीडीएफ चाहते हैं या हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो फिलहाल के लिए यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटी इंग्लिश मीडियम का पापा वीडियो है। शुरू कर रहे हैं। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2023 के सब्जेक्ट वाइज नोट्स का पहला पार्ट है ये। पॉलिटी करने कवर जा रहे हैं इसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ पार्ट। इतना ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करा है हम लोगों ने ये आपके लिए कि अभी विद टाइम आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि अगर आप पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी हमारे डॉक्यूमेंट से करके जा रहे हैं, वीडियोज अच्छे से देख के जा रहे हैं, और अगर आप पेड ग्रुप का पार्ट हैं तो कोई बात ही नहीं है कहने की, तो आप देखिएगा आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, कॉम्प्रिहेंड कीजिएगा, एक दो बार रिवाइज कीजिएगा एंड यू आर सॉर्टेड। इंग्लिश मीडियम के लिए स्टार्ट कर रहे हैं हम सेलिएंट फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैं बात करूं संविधान की, तो संविधान जो है इट्स द लॉ ऑफ द लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉ ऑफ द लैंड, इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। इस डॉक्यूमेंट में हमारा फंडामेंटल पॉलिटिकल कोड है, स्ट्रक्चर है, प्रोसीजर्स हैं, पावर्स हैं, गवर्नमेंट की ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ड्यूटीज हैं सिटीजन्स की, और ये सबसे लंबा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है किसी भी कंट्री का। ये देता है कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उस वक्त। आपको ध्यान होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स भी हैं, मिल जाएंगी शायद यूट्यूब पे भी हैं, पर आपको वो सब नहीं देखनी है। लेकिन उन डिबेट्स से ये कॉन्स्टिट्यूशन निकल के आया था। उस वक्त तक पार्लियामेंट नहीं थी जब ये कॉन्स्टिट्यूशन निकल के आया, तो लोगों ने इसको अडॉप्ट किया और डिक्लेरेशन किया। ऐसा किसमें? प्रियम्बल में। तो पार्लियामेंट ओवरराइड नहीं कर सकती कॉन्स्टिट्यूशन को, ये बात याद रखिएगा। हालांकि ऐसे वाले क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके पीटी वाले पेपर में नहीं आएंगे, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हैं तो आप फैक्ट कर ले जाएंगे बहुत ही तेजी से, याद रखिएगा। सो इफ आई से पार्लियामेंट कैन ओवरराइड द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट तो बिल्कुल सर्वे सर्वा है, पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन सर्वे सर्वा है, इट इज द लॉ ऑफ द लैंड, सो इट कैन नॉट ओवरराइड द कॉन्स्टिट्यूशन। डेट याद रखनी है एक आपको, 26 नवंबर 1949, जिस दिन अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को। लेकिन प्रभावित कब हुआ, इफेक्ट में कब आया? 26 जनवरी 1950। दोनों डेट्स का अंतर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो चीज मैं छोड़ दूं वो आप भी छोड़ देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर क्या करता है? इंडिया क्या है? एक सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, और हम गारंटी देते हैं अपने सिटीजन्स को जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, और हम फ्रेटर्निटी, भाईचारे को प्रमोट करते हैं। ओरिजिनल जो 1950 कॉन्स्टिट्यूशन है, जो वो दस्तावेज है, वो एक हीलियम फिल्ड केस में पार्लियामेंट हाउस में सुरक्षित रखा गया है। आप जाके देख भी सकते हैं, किसी का माने ज्यादा तो कि हम तो देखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज हुई। अच्छा, कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेंगे। सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो इसका मतलब क्या है? ये जो हम बात कर रहे हैं, व्हाट डज इट मीन? तो इसका मतलब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूं, आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हो जाएंगे इससे।
देखिए प्रियम्बल में लिखा है ये चीज, एक तो आपको पता होगा प्रियम्बल एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जो फिलॉसफी और ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन में मंशा क्या थी, इंटेंशन क्या थी फ्रेमर्स की, हिस्ट्री क्या थी क्रिएशन से पहले, हमारी कोर वैल्यूज क्या हैं, हमारे प्रिंसिपल्स क्या हैं, उनकी बात होती है। तो हमें प्रियम्बल से मिलती हैं 4 चीजें। सुन लो अब 1 मिनट, है ना, यहाँ पे हल्का सा टाइम लगाएंगे तो सही रहेगा। 4 चीजें मिलती हैं, 1 2 3 4। क्या क्या है? सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन का, दूसरी चीज मिलती है नेचर कैसा है इंडियन स्टेट का, तीसरी मिलती है स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव्स का, चौथी मिलती है डेट। तो चौथी तो मैंने आपको सबसे पहले बता दी, डेट ऑफ अडॉप्शन ये रहा। अब बात ये है, कंपोनेंट्स हैं कि हम कह रहे हैं सोर्स जो है, अथॉरिटी है पीपल ऑफ इंडिया, आप और हम हैं अथॉरिटी, और हमारा नेचर कैसा है, हम सोवरेन हैं, हम सोशलिस्ट हैं, हम सेक्युलर हैं, हम डेमोक्रेटिक हैं और हम रिपब्लिक हैं। तोड़ के याद कर लो। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम अपने सिटीजन्स को जस्टिस दें, लिबर्टी दें, इक्वालिटी दें, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी मेंटेन रखें। और डेट मैंने आपको बताई दी। तो सोवरेन, अब इन वर्ड्स का मतलब समझना जरूरी है। सोवरेन का मतलब क्या है? सोवरेन का मतलब है प्रभुता, संप्रभुता। मतलब इंडिया अपनी खुद की इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, हम कोई डोमिनियन नहीं है, हमारे ऊपर कोई राज नहीं कर रहा, लेजिस्लेचर में पावर है लॉज बनाने की, जो ऑब्वियसली दे आर सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशंस। सोशलिस्ट मतलब हम सोशलिस्ट एंड्स को अचीव करना चाहते हैं, और मींस क्या है हमारे? डेमोक्रेटिक हैं। डेमोक्रेटिक मींस से हम सोशलिस्ट एंड्स अचीव करना चाहते हैं। तो मतलब हम मिक्स्ड इकोनॉमी में बिलीव करते हैं, जहां पे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट करता है। ये वर्ड हालांकि बाद में ऐड हुआ था 42nd अमेंडमेंट्स, चलो वो सब तो कवर हो ही जाएगा। सेक्युलर का मतलब है हम सब धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, सपोर्ट देते हैं, हम किसी धर्म का फेवर नहीं लेते हैं, याद रखिएगा। हमारा कोई धर्म नहीं है, स्टेट का कोई धर्म नहीं है, याद रखिएगा। लिखा आ सकता है दैट द स्टेट हैज द रिलीजन, नो द स्टेट डज नॉट हैज अ रिलीजन। ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से वर्ड आया था। डेमोक्रेटिक का मतलब है कि हम जो हमें अथॉरिटी मिल रही है वो लोगों से मिल रही है, और वो लोग अथॉरिटी अपनी कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं? इलेक्शन से, हमको चुन के। और रिपब्लिक का मतलब है कि जो हेड है हमारे स्टेट का वो हम इलेक्ट करेंगे। तो इंडिया में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इंटीग्रिटी मेंटेन करना, जस्टिस का मतलब क्या हो गया? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना। वो हम जस्टिस कैसे दे रहे हैं? फंडामेंटल राइट से दे रहे हैं। सोशल जस्टिस, कितने तरह का जस्टिस है हमारे में? 3 तरह का जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, याद रखना। और हम इक्वालिटी की बात करते हैं कि किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगी। हालांकि ये बातें होती हैं केवल, मुझे लगता है कुछ लोग डिबेट करेंगे, नहीं मैम सब कुछ इक्वल नहीं होता है ना। तो हम बात यह है कि एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको बताऊं कि स्टार्ट लाइन सबकी अलग अलग है। यहाँ पे हर कोई सेम स्टार्ट लाइन से नहीं स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम है तो उसको थोड़ा सा आगे से स्टार्ट करवाया जा रहा है। ये वाला कॉन्सेप्ट है हमारा, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी का। लिबर्टी मतलब हम अपनी तरह से रह सकते हैं, और ये तो लिबर्टी तो लोगों ने बहुत सीरियसली ले ली, अब तो मर्जी से ही रह रही है दुनिया, है ना। और लिबर्टी का मतलब फ्रीडम नहीं होता, याद रखिएगा। द पर्सन कैन डू एनीथिंग बट इन द लिमिट विच हैज बीन सेट बाय द लॉ। एंड फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड, एक इमोशनल अटैचमेंट जो इस कंट्री को एक दूसरे से बांधे रखता है। तो ये है बेसिकली मोटा मोटा पार्ट जो मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करी है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया किसके दिमाग में आया था? 1934 में एम.एन. रॉय के दिमाग में। हाइलाइटर ले रही हूं मैं। 1935 में आईएनसी ने पहली बार ऑफिशियली डिमांड किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन बना दो। 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने आईएनसी के बिहाफ पे कहा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल फ्रेम होना चाहिए विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करे इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजी। देखो, लर्न हु सेड इट, ये तक लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट में हमारे, ठीक है। तो ये याद कर लीजिए, लिखा आ जाएगा दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजी, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अब जाके 1934 से डिमांड की बात स्टार्ट हुई। 1940 में ये इन प्रिंसिपल एक्सेप्ट हुई थी। तो पहली बार कब एक्सेप्ट हुई थी? अगस्त ऑफर 1940, अगस्त ऑफर 1940, ऐसे ही रटो। 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स मेंबर थे कैबिनेट के, वो ड्राफ्ट प्रपोजल लेके आए थे कि भैया चलो बनाते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन। पर ये क्रिप्स प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर दिया था मुस्लिम लीग ने, क्योंकि वो डिवीजन चाहते थे, 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज चाहते थे। फाइनली एक कैबिनेट मिशन भेजा गया। ये सब मैं आपको हिस्ट्री में कराऊंगी, अभी फिलहाल आपको यही देखना है। While it rejected the idea of 2 constituent assemblies, but it put forth a scheme for
द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विद मोर और लेस सेटिस्फाइड द लीग। सेशंस लगेंगे। अब पूछेगा आपसे टोटल कितने सेशंस हुए थे, पहला सवाल। आपको सवाल प्रिपेयर करने हैं, ये तो हर कोई दे रहा है। टोटल सेशंस हो रहे हैं 11 प्लस 1। 11 प्लस 1 क्यों लिखा मैंने? 11 तो सेशंस हुए, जो ये प्लस 1 है इस पे साइन हुए, तो टोटल 12 सेशंस हुए। पहले सेशन की डेट याद रखेंगे आप, और आप 11 सेशन की रखना चाहे रख लीजिए। असेंबली फिर एक और बार सिग्नेचर के लिए मिली थी 24 जनवरी को, 26 जनवरी को नहीं, 26 जनवरी को तो अडॉप्ट करा था। साइन कब करे थे? 2 दिन पहले, 24 जनवरी को। ठीक है, चलिए। कॉम्पोजिशन क्या था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट हुई थी कब? नवंबर 1946 में। किसके बेसिस पे? कैबिनेट मिशन के रेकमेंडेशन पे। टोटल स्ट्रेंथ 389, इसमें से 296 सीट्स एलोकेट की गई ब्रिटिश इंडिया को। यहां पे देख लो, इन सबको छोड़ो, ये देखो 389 में से 296 ब्रिटिश इंडिया की, 93 प्रिंसली स्टेट्स की। इन 296 में से 292 11 थी गवर्नर की प्रोविंसेस प्लस चीफ कमिश्नर की। बस एक क्वेश्चन और आता है कि हर प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट को सीट्स कैसे दी गई थी? सीट दी गई थी उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से, और वो पॉपुलेशन के हिसाब से कैसी थी? 1 सीट पर 10 लाख, 1 सीट पर मिलियन। मिलियन कितना होता है? 10 लाख होता है ना, तो 1 सीट पर 10 लाख। और 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज में डिवाइडेड थी, मुस्लिम, सिख, जनरल, ऑल एक्सेप्ट मुस्लिम एंड सिख्स इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। और मेंबर्स कैसे आने थे? बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और जो प्रिंसली स्टेट्स थे, रजवाड़े जो थे सो कॉल्ड, उनको नॉमिनेट होना था बाय द हेड्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। मतलब मैं हेड हूं रजवाड़े की और मैंने आपको नॉमिनेट कर दिया। ठीक है, फिर इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस हुए जुलाई अगस्त 1946 में। देखो जैसे बोला जा रहा है वैसे ही लिखा हुआ है। 296 सीट्स में 296 में से ये हुआ 208 आईएनसी मुस्लिम लीग। ठीक है, अब ये क्या था? 93 सीट्स ऊपर अलॉट हुई थी प्रिंसली स्टेट्स को, लेकिन ये फिल नहीं हुई क्योंकि वो मनी नहीं था उनका, तो ऐश में बहुत थे, उनका मनी नहीं करा, हम जा ही नहीं रहे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि ऐश छिनने वाली थी ना, प्रॉब्लम ये थी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूछेगा आपसे डायरेक्टली इलेक्टेड थी बाय पीपल ऑफ इंडिया? नो, it was not directly elected, but the assembly comprised representatives of all sections of the Indian society. भाई उस वक्त आजादी मिलना तो मुश्किल हो रही थी, कहां से लोगों को राइट्स, इन सब की तो बात आजकल शुरू हुई है देखा जाए तो असेंबली में सारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थे, लेकिन एक नहीं थे। कौन? महात्मा गांधी। ठीक है जी, चलिए। तो ये आपने देख लिया, महात्मा गांधी और एम ए जिन्ना पार्ट नहीं थे। जो ये रेड वाले हैं ना, ये भी पढ़ गए ना, तो पेपर ऐसे जाएगा एकदम गोली की तरह। ठीक है, वर्किंग पहली मीटिंग कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया, फुल डेट का खुरट्ठा मारना है। मीटिंग को अटेंड किया 211 मेंबर्स ने। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा सबसे उम्रअंदाज, मतलब ओल्डेस्ट, मतलब सबसे ज्यादा एज के थे, उनको टेम्पररी प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। ये एक फ्रेंच प्रैक्टिस है, मतलब जो सबसे ओल्डेस्ट होंगे उनको प्रेसिडेंट बना देंगे उनके सम्मान में। बाद में टेम्पररी सचिदानंद सिन्हा, परमानेंट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसे ही एस ए मुखर्जी, वीटी कृष्णमाचारी को वाइस प्रेसिडेंट सिलेक्ट किया गया, मतलब असेंबली के 2 वाइस प्रेसिडेंट्स हो गए। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने मूव किया था हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। आप जानते हैं प्रियम्बल इसी पे बेस्ड है, तो इसका मतलब 11 सेशन हुए। मैंने आपको बताया ना 11 + 1 एक सिग्नेचर का हुआ था। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे पूरा लिखने में कॉन्स्टिट्यूशन। 60 कंट्री का ड्राफ्ट लिया गया था और 114 दिन तक उसको पढ़ा लिखा गया था। टोटल एक्सपेंडिचर आया था 64 लाख रुपए उस टाइम पे। 26 नवंबर 1949 को लास्ट डे था, असेंबली मिली, अपना साइन वाइन के अलावा सारा काम हो गया। फिर फाइनली 24 जनवरी 1950 को सिग्नेचर हुए। बेनेगल नरसिंह राव, BN राव को कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर अपॉइंट किया गया था। डोंट कंफ्यूज विद भीमराव अंबेडकर। ठीक है जी, तो बस 26 नवंबर 1949 फुल डेट का रट्टा मारो। केम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1950, फुल डेट का रट्टा मारो। और सिग्नेचर कब हुए? 24 जनवरी को। अब भैया 5 पॉइंट्स को आपको बाय हार्ट याद कर लेना है। इंडिया की मेंबरशिप कॉमनवेल्थ में कब रेटिफाई हुई? मई 1949। झंडा हमारा राष्ट्रीय ध्वज कब अडॉप्ट किया हमने? 22 जुलाई 1947। ये ऐसे ही पूछेगा मैच द फॉलोइंग में, गलत में, और बस इसमें ढेर हो जाओगे। आसान क्वेश्चन में ढेर नहीं होना। नेशनल एंथम 24 जनवरी सिग्नेचर वाले दिन, सॉन्ग सिग्नेचर वाले दिन, और प्रेसिडेंट भी इलेक्ट हुए थे सिग्नेचर वाले दिन। देखो सिग्नेचर वाले दिन है ये। विमेन कितनी थी? 15 थी। गजब का क्वेश्चन, नाम याद रखो।
विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बैनर्जी, लीला रॉय, दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रॉय, मालती चौधरी, दक्षायनी वेलुधन, एन ए मैस्करिन, आपकी बेगम एजाज रसूल, एनी मैस्करिन और अम्मो, ये 2 बार आ गया, यहां से हटा के इसको 14 पर रख लो, अम्मो स्वामीनाथन। क्लियर जी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लो। 1946 के रिकमेंडेशन पे, जैसा कैबिनेट मिशन ने कहा था, मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्ट हुए थे बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। प्रोसीडिंग्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्टार्ट हुई थी, आप जानते हो, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से, रिपीट चीजें नहीं पढ़नी हमें। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन फिर पास कब हुआ था, साइन होने से, नहीं, 22 जनवरी 1947 को। बाद में फिर ये प्रियम्बल बन गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी फॉर्म की थी और इसके चेयरमैन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। फिर आपका 29 अगस्त 1947 को एक रेजोल्यूशन पास किया था, ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर अंबेडकर। सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके चेयरमैन थे, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। इस कमेटी की 2 सब कमेटी थी जिसके सरदार वल्लभ भाई पटेल मेंबर हैं। उनके मेंबर्स कौन कौन हैं, जेबी कृपलानी, और माइनॉरिटी सब कमेटी के थे एच.सी. मुखर्जी। तो एक तो फंडामेंटल राइट्स की थी सब कमेटी, जेबी कृपलानी, एच.सी. मुखर्जी किसके थे, माइनॉरिटी वाले के थे। 6 और मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, देखो कृष्ण जी के नाम पे है सबका नाम, एक ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुतुल्लाह के अलावा बी.एल. मित्रा और डी.पी. खेतान। अब बी.एल. मित्रा के प्लेस पे फिर देखो माधव राव आ गए, और डी.पी. खेतान की डेथ हो गई तो टी.टी. कृष्णमाचारी आ गए, ठीक है ना। तो सारे कृष्ण जी के नाम पे हैं, एक्सक्लूडिंग मोहम्मद सादुल्लाह, ठीक है जी। तो पहला ड्राफ्ट प्रिपेयर हुआ था, कौन था एडवाइजर, बी.एन. राव, कंफ्यूज नहीं करना, बी.आर. अम्बेडकर नहीं है। ओरिजिनल ड्राफ्ट प्रपोज किया था मिस्टर राव ने, जिसमें कितने आर्टिकल्स, कितने स्केड्यूल्स थे, 243 आर्टिकल्स, 13 स्केड्यूल्स, एक याद रख लो। थर्ड रीडिंग छोड़ दो। प्रियम्बल क्या कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये मैं आपको करा चुकी, छोड़ दो। पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन कब आया, आईएनसी ने अडॉप्ट किया था लाहौर सेशन दिसंबर 1929, जहां पे कांग्रेस ने लोगों से कहा कि अब 26 जनवरी को आप इंडिपेंडेंस डे बनाओ, फिर उसी के चलते इसको रिपब्लिक डे बनाया था बेसिकली, ठीक है। तो फिर कांग्रेस बनाने भी लगी थी 26 जनवरी को। तो जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था जब अप्रूव हुआ तो वो इफेक्ट में हुआ 26 जनवरी 1950 के, टू कमेमोरेट दिस डिक्लेरेशन। इसीलिए उस दिन को चुना था कि हमने कभी ऐसा सोचा था कि हम इंडिपेंडेंस डे मनाया करेंगे, ठीक है। अब जो प्रिलिमिनरी इलेक्शन हुए 1946 में, डॉक्टर अंबेडकर कहां से सिलेक्ट हुए थे, ईस्टर्न पार्ट से अनडिवाइडेड बंगाल के। बाद में पाकिस्तान बन गया था तो अंबेडकर जो है फिर वो पुणे सीट से बन गए थे मेंबर बॉम्बे प्रेसिडेंसी की, जो खाली हो गई थी एम.आर. जयकर के रेजिग्नेशन की वजह से। ये सब नहीं पूछेगा। तो डॉक्टर अंबेडकर जो है वो ईस्ट बंगाल से इलेक्ट हुए थे, ना कि वेस्ट बंगाल से। क्लियर अगर आता है तो। और कब इनका जन्म हुआ था, 14 अप्रैल 1891 और 6 दिसंबर 1956 को इनकी डेथ हो गई थी। जनगण मन आप देख चुके हो, जो फॉर्मल रेंडिशन है, टेक्स 52 सेकंड्स। सिग्नेचर वाले दिन ही हमने अडॉप्ट किया था। स्टेट एम्बलम कहां से लिया है हमने, अशोक पिलर सारनाथ से, 26 जनवरी 1950। ये सिग्नेचर वाले दिन नहीं, एंथम और सॉन्ग आया सिग्नेचर वाले दिन, और राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बने हैं। अच्छा, जब डिस्कशन हो रहा था अडल्ट फ्रेंचाइजी पे, तो मौलाना आजाद ने कहा कि भाई अडल्ट फ्रेंचाइजी मत रखो। तो किसने कहा था, मौलाना आजाद ने, मत रखो। कहा किसने था, रखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के वक्त एक प्लान प्रेजेंट हुआ था टू फाइनलाइज दिस एक्ट 1935। इस एक्ट में प्रोविजन दिया गया कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनेगा कंप्राइजिंग ऑफ स्टेट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स। तो 1932 में ही ऑर्गेनाइज हुआ था, कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। महात्मा गांधी ने सजेस्ट किया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को भाई हमने इसलिए नहीं फॉर्म किया कि अब आप पार्टी बनाओ, इलेक्शन लड़ो, फिर आगे चल के हार जाओ, इसलिए नहीं फॉर्म किया, अब इसको डिसबैंड कर दो। तो काश ये लोग मान लेते महात्मा गांधी की बात, है ना। तो चलिए खैर ये मजाक की बातें हैं। तो महात्मा गांधी ने सजेस्ट किया था दैट यू शुड डिसबैंड इट एज अ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। चलिए, तो अब अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन हम क्यों कहते हैं, क्योंकि अलग अलग पार्ट से, अलग अलग जगहों से हमने बहुत सी चीजें अडॉप्ट की हैं। नेशनलिस्ट रिएक्शन में द फाउंडिंग फादर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेंडेड टू मिनिमाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट्स एंड इमोशंस। किसने कहा था, सर आइवर जेनिंग्स ने, डायरेक्ट याद कर लो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया, किसने कहा है, ग्रैनविल ऑस्टिन ने अपनी बुक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 2 सितंबर 1946 को एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी, मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया, हालांकि उन्हें कहा था कि प्लीज आ जाओ, बट नहीं। 26 अक्टूबर 1946 को जब गवर्नमेंट रिकॉन्स्टिट्यूट हुई तो 5 रिप्रेजेंटेटिव आए थे। कैबिनेट मिशन इंडिया कब आया, 1946 में। मेंबर्स कौन थे, याद रखने आपको, स्टैफोर्ड क्रिप्स चेयरमैन थे, पैथिक लॉरेंस इंडियन सेक्रेटरी, बी ए.बी. अलेक्जेंडर मिनिस्ट्री ऑफ नेवी। बस आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। तो याद रखना आप, SPA ऐसे करके याद कर लो, SPA कैबिनेट मिशन, ठीक है। कोई दिक्कत,
तो ये आपने देख ही लिया। और वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड वेवल, याद रखना उस टाइम पे ये डिस्कस करने आए थे कि पावर ट्रांसफर कैसे करेंगे। चलिए, बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर एकदम मूलभूत संरचना है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो क्वेश्चन के फंडामेंटल राइट्स अमेंड हो सकते हैं पार्लियामेंट से अंडर आर्टिकल 368। 368 क्या है? अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था मामला। तो सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट्स दिए थे। शंकरी प्रसाद केस 1951 में कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी पहले अमेंडमेंट एक्ट की चैलेंज की गई थी, और विच कर्टेल द राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी हटा लेना था ना इससे, इट वाज चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 आल्सो इंक्लूड्स द पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, एक वर्ड आता है लॉ, आर्टिकल 13 में। तो इसमें सिर्फ ऑर्डिनरी लॉस की बात हुई है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट लॉस की बात नहीं हुई है। मतलब पार्लियामेंट ले सकती है फंडामेंटल राइट्स एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करके, एंड सच अ लॉ विल नॉट बी वॉइड अंडर आर्टिकल 13। ठीक है। फिर गोलकनाथ केस 1967, एक तो इन केसेस के ये याद रखना ईयर, आपसे क्रोनोलॉजी पूछ लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया था अपना पहले का स्टैंड और बोला जो 17th अमेंडमेंट था 1964 का, जिसने कुछ सर्टेन स्टेट एक्ट्स किए थे 9th शेड्यूल में, दैट वाज चैलेंज्ड। सुप्रीम कोर्ट रूल्ड that fundamental rights are given transcendental and immutable position, hence parliament cannot abridge or take away any of these rights. तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी लॉ है विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13, और इट वुड बी वॉइड फॉर वायलेटिंग एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। तो आपके पेपर के हिसाब से हालांकि बहुत सारी डिटेल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट आई वुड सजेस्ट इज आप एक तो याद रखो, जैसे गोलकनाथ केस 1967, ठीक है, और केशवानंद भारती केस 1973, ठीक है, और एक याद रखो 1973 ईयर याद रखो अभी फिलहाल, इंदिरा नेहरू गांधी केस 1975। अभी सारे आपको ये सब अमेंडमेंट वगैरह मैं करा दूंगी, तो इसलिए आप अभी देखते जाओ। तो जो ये बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्राइन है, बेसिकली ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट से 1976 के इनोवेट किया था। तो मतलब 368 आर्टिकल को अमेंड कर सकते हैं। देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब कोई भी अमेंडमेंट अगर करते हैं तो उसको आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ में क्वेश्चन नहीं कर सकते। फिर मिनर्वा के मिल्स केस आया 1980 में। तो इन्होंने कहा था कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। बेसिक फीचर अप्लाई करके आर्टिकल 368 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने लिमिटेड पावर कॉन्फर की है अमेंडिंग पावर को पार्लियामेंट पे, तो पार्लियामेंट जो है ऐसा नहीं कर सकती कि एब्सोल्यूट हो जाए एकदम से। तो लिमिटेड अमेंडिंग पावर जो है ये खुद में एक बेसिक फीचर है, तो इसमें आप नई पावर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ठीक है, ये बोला गया था। ये आपके पेपर में ऐसे नहीं पूछेगा, ये केसेस के नाम याद रखना। फिर वामन राव केस 1981 में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पे एकदम अडहर किया गया था, एंड दे सेड दैट इट वुड अप्लाई टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इनैक्टेड आफ्टर अप्रैल 24, 1973। तो इसलिए ये लैंडमार्क केस हो जाता है और ये हर पेपर में सवाल आता है, केशवानंद भारती केस। ठीक है, तो एलिमेंट्स क्या हैं एक बार आप पढ़ सकते हैं। आर्टिकल 368 में ऐसे कोई बहुत ही क्लियरली नहीं डिफाइन किया हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे लिखा होगा, ये सब तो विवाद बाद में आए हैं। तो जो अलग अलग जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट के उभर के आए हैं वो यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, आप एक बार ये लिस्ट में गो थ्रू कर सकते हैं। जैसे सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन की, वैसे आपको खुद से पता चल जाएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर होगा नहीं होगा। अब बताओ आप, रूल ऑफ लॉ बेसिक स्ट्रक्चर होगा ही, सेक्युलर कैरेक्टर बेसिक स्ट्रक्चर होगा ही, तो एक बार ये रीडिंग कर लो इसकी। ठीक है, अब कमिटीज देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अलग अलग कमिटीज बनाई। कमिटीज किस लिए बनती हैं? अलग अलग टास्क को काम देने के लिए। तो 8 बनी थी मेजर कमिटीज, बाकी माइनर थी। तो अब आप ये देख लो जरा एक बार। यूनियन पावरफुल कौन? जवाहरलाल नेहरू। कॉन्स्टिट्यूशन जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल, इन्होंने पूरा देश को यूनिफाई किया था, है ना, स्टैचू ऑफ यूनिटी इनके नाम पे है, तो यूनिफाई प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल, ऐसे याद कर लो। ड्राफ्टिंग तो याद ही रहेगा। एडवाइजरी कमेटी फंडामेंटल राइट्स पे, तो इनकी 5 सब कमेटी थी, सारी याद रखनी है। फंडामेंटल राइट्स वाली जेबी कृपलानी, माइनॉरिटीज वाली एचसी मुखर्जी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर वाली आपकी गोपीनाथ बरदोलोई, और एक्सक्लूडेड और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज की एवी ठक्कर। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के आपके थे ये खान अब्दुल गफ्फार खान, ये छोड़ दो आप, इंपॉर्टेंट नहीं है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर ध्यान रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू, और स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये आपको नहीं ध्यान रखनी है। माइनर कमेटी इज नॉट इंपॉर्टेंट। ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट है। कब सेटअप हुई थी, डेट पूरी याद रखनी है, अगस्त 29, 1947, क्योंकि ये ड्राफ्ट बनाना था इनको नए कॉन्स्टिट्यूशन का। 7 मेंबर्स थे, नाम याद रखने आपको। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चेयरमैन, एन गोपालस्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुतुल्ला, एन माधव राय आय और टीटी कृष्णमाचारी।
सातों याद रखो, भगवान श्री कृष्ण के नाम पे हैं, याद रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो ये हालांकि कुछ फैक्ट्स ऊपर भी आ गए हैं, पर कोई बात नहीं, चलो दोबारा रिवाइज हो जाएगा। अब कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ज्यादातर चीजें बोरो कहां से करी हैं? बहुत सी कंट्रीज से करी हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से करी हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन फ्रेम्ड आफ्टर रैंसैकिंग ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। स्ट्रक्चरल पार्ट जो है, बेसिक स्ट्रक्चर, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से है, और रैंसैकिंग का तो मतलब पता होगा आपको, मिक्सचर या फिर स्टोलन कंटेंट, कॉपी किया हुआ। फिलोसफिकल पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। कहां से लिया है? एफआरस कहां से आए हैं? अमेरिका से। और डीपीएसपी आयरलैंड वाले कॉन्स्टिट्यूशन से। पॉलिटिकल पार्ट कौन सा है? कैबिनेट गवर्नमेंट है, रिलेशंस कैसे हैं एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से आए हैं। बाकी के प्रोविजंस अलग अलग जगहों से अभी देख लेंगे हम। सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस और सोर्स ऑफ मटेरियल यही एक्ट है, छोड़ दो। अच्छा, जो लॉस थे रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म एंड जमींदारी अबॉलिशन, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिला हुआ है शेड्यूल 9 से, जो पहले अमेंडमेंट से आया था जून 1951। ठीक है, एक्चुअली जमींदारों से जमीन लेनी थी ना, ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होना चाहिए था, बहुत जमीन थी लोग, एक एक लोगों के पास, तो उसके लिए ये अमेंडमेंट लाना पड़ा था। क्रिमिनल लॉज जो हैं, दे आर इंक्लूडेड इन इंडियन पीनल कोड आईपीसी, दे आर सब्जेक्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट। पुलिस सब्जेक्ट किसका है? स्टेट लिस्ट का। फॉरेन अफेयर्स, रेडियो और टेलीविजन किसका है? यूनियन लिस्ट का। ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के फैक्ट्स हैं जो हमने इसमें इंक्लूड करे हुए हैं। स्टॉक एक्सचेंज, पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक, ये यूनियन लिस्ट के हैं। पब्लिक हेल्थ स्टेट लिस्ट का है। फॉरेस्ट कॉन्करेंट लिस्ट का है, पहले स्टेट लिस्ट का होता था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से फॉरेस्ट चला गया कॉन्करेंट लिस्ट, फॉरेस्ट चला गया कॉन्करेंट लिस्ट, ऐसा। पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग किसका है? कॉन्करेंट लिस्ट का। एंट्री नहीं याद रखनी आपको। पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन किसका है? स्टेट लिस्ट का। 52 सब्जेक्ट्स हैं लिस्ट 3 में, 7 शेड्यूल में आती हैं, ये भी शेड्यूल करा दूंगी मैं आपको। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम एक ट्रिक है, उससे याद हो जाएंगे आपको भी सारे शेड्यूल्स। और ये क्या है? जो जॉइंट डोमेन में आता है, स्टेट गवर्नमेंट के भी और यूनियन टेरिटरी के भी। एजुकेशन जो था, इट वाज इनिशियली अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, एंट्री नंबर 11, बट अंडर 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1976, एजुकेशन जो है, इट बिकेम अ कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट व्हिच enables the central government to legislate on the subject of education। ठीक है। आर्टिकल 45 पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या कहता है? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। आर्टिकल 243 क्लॉज 4 पंचायत और रूरल अथॉरिटीज को प्रोविजन देता है एजुकेशन के लिए, चीजें बनाने के लिए। और 5th, 6th और 7th शेड्यूल भी इनडायरेक्टली रिलेटेड है एजुकेशन के लिए। पूछ लेगा आपसे इनमें से कौन कौन सी चीजें एजुकेशन से रिलेटेड है। 10th शेड्यूल वेरी फेमस एंटी डिफेक्शन लॉ, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, रटा होना चाहिए, नींद में भी पूछे कोई तो बता दो आप। ठीक है। एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी और फॉरेस्ट कॉन्करेंट लिस्ट में है। रेलवे पुलिस कहां है? स्टेट लिस्ट में। रेलवे यूनियन लिस्ट, रेलवे पुलिस स्टेट लिस्ट। देख रहे हो क्या डॉक्यूमेंट है भाई, वाह। आप तो तारीफ करते नहीं है, हम अपनी खुद क्यों ना करें। ठीक है। एंट्री 5 स्टेट लिस्ट में, 7 शेड्यूल में क्या है? लोकल गवर्नमेंट। क्रिमिनल प्रोसीजर जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। पब्लिक ऑर्डर, प्रिजन और पुलिस, पीपीपी स्टेट लिस्ट का है। पब्लिक ऑर्डर, प्रिजन एंड पुलिस। मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन कॉन्करेंट लिस्ट का है। आर्टिकल 246 क्या कहता है? लेजिस्लेटिव पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, टैक्सेशन बिटवीन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है। शेड्यूल 7 क्या करता है? सब्जेक्ट मैटर्स जो हैं तीनों लिस्ट के, इनको देखता है। ठीक है। और कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं 5th और 6th शेड्यूल में, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। शेड्यूल 5 क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन करेगी और कंट्रोल करेगी शेड्यूल्ड एरियाज का, एक्सेप्ट ATMM, 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 असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन्हें छोड़ के। 73rd अमेंडमेंट 1992 से क्या आया था? पंचायत आए थे। आर्टिकल्स याद रखने हैं आपको। आर्टिकल 312 किसके लिए क्या कहता है? ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए बोलता है। ठीक है, क्रिएशन के लिए। और आर्टिकल 117 एक स्पेशल प्रोविजन देता है फाइनेंशियल बिल्स के लिए। पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना किससे रिलेटेड है, बन जाएगी बात इतनी। ये रिवीजन वीडियो है, देखिए प्लीज। हाँ, इस बात को समझिएगा, हमें एक फास्ट ट्रैक रिवीजन करना है और हमें कुछ चीज छोड़नी नहीं है। फिर आपका पार्ट 15 आर्टिकल 324 से 329 इलेक्शन से डील करता है। और सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजंस किसमें है? आर्टिकल 124 में। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आर्टिकल 314, एडवोकेट जनरल आर्टिकल 165 और आर्टिकल 351 किससे रिलेटेड है? डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं, डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। क्लियर?
ये रहा आपका टेबल दे दी आपको। अब इसमें से जरा इंपॉर्टेंट वाले याद करो, आप बताती हूँ मैं आपको। एक तो हाउस कमेटी याद करो, नेशनल फ्लैग की कमेटी याद करो, पावर्स, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग, स्टेट्स, स्टेयरिंग करा चुकी हूँ मैं ऊपर सारे आपको, पर एक बार इंपॉर्टेंट वाली ये देख लो। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ इंडिया, उनके रिलेटेड सब्जेक्ट्स और आर्टिकल। ठीक है, तो ये पार्ट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं जैसे यूनियन और टेरिटरी 1 से 4 में। ठीक है, और आपका पार्ट 1, पार्ट 2 में सिटीजनशिप है, आर्टिकल 5 से 11। ऐसे करके आपको एक बार ये सारे पार्ट्स की रीडिंग लगानी है, पता होना चाहिए। इसमें आपसे पूछो इमरजेंसी प्रोविजंस किस में आते हैं। ठीक है, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज देखना है आपको, कोऑपरेटिव सोसाइटीज देखना है आपको। मैं बताती हूँ आपको अब सबसे इंपॉर्टेंट वाले। फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज तो देखना ही देखना है। पब्लिक सर्विस कमीशंस, इलेक्शंस, ट्राइब्यूनल्स, सबसे इंपॉर्टेंट वाले यही हैं। ठीक है, अमेंडमेंट तो चलो बता ही दोगे आप क्या हो गया इसमें, आर्टिकल्स याद रखना है वाले। ठीक है, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दिए हुए हैं वो एक बार देख लो। आर्टिकल 1 क्या कहता है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। अब इसी पे तो बात हो रही है ना, अगर भारत नाम रखेंगे तो इस आर्टिकल में अमेंडमेंट, आर्टिकल 1 को अमेंड किया जाएगा, सोचिए आप। ठीक है, आर्टिकल 3 क्या कहता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज। आर्टिकल 13 लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। 14 क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। 16 क्या कहता है, इक्वालिटी ऑफ मैटर इन अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 17 abolition of untouchability। 19th प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा। तो ये सारे एक बार देख लो। देखो मेरी मानो तो आप 51 आर्टिकल्स शुरू से लेके 1 से 51 आपको रटे होने चाहिए, यहाँ तक 51 ए बी। ठीक है, फिर जो भी इंपॉर्टेंट वाले हैं जैसे 110 बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। 100 ऑर्डिनेंस वाला कहाँ, एक तो हाँ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्डिनेंस वाला ये रहा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वाले दिए हुए हैं आपको देखने हैं। ये 226 बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 312 इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 323 ए इंपॉर्टेंट है। 352, 356 और 360 देखो 4 के प्लस में है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। बाकी 368 तो चलो ये याद रहेगा ही आप सबको, ये वाले आप एक बार देख सकते हैं। अब आप शेड्यूल्स देखेंगे, स्केड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको इसकी ट्रिक बता देती हूँ मैं। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टी ई ए आर एस ऑफ ओ एल डी पी एम। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम लिखा है मैंने आपका। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये है ट्रिक। 12 के 12 हो जाएंगे। देखो टीयर्स में क्या आ जाएगा, मतलब नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, एमोलमेंट्स, भाई किसकी क्या सैलरी होगी, क्या कैसे पूरा वो। ओथ्स एंड अफर्मेशंस, ठीक है, अफर्मेशंस। राज्यसभा की सीट का एलोकेशन। स्केड्यूल ट्राइब से रिलेटेड प्रोविजन। अदर एरियाज से रिलेटेड प्रोविजन, एटीएमएम वाला है ये। लिस्ट है आपकी, फेडरल लिस्ट है तीनों। ठीक है, देखो यूनियन लिस्ट में 98 सब्जेक्ट्स हैं अभी, स्टेट लिस्ट में 59 है, कॉन्करेंट में 52 है। लैंग्वेजेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये आप देख सकते हैं 14 लैंग्वेजेस हैं, पर अभी थी 22 हैं अभी। तो आप देखो असमीज, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मैनपुरी, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, संथली और सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। क्या याद रखना है, सिंधी कब ऐड हुई, 21st अमेंडमेंट से। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 71st से, और BDMS बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथली 92nd से, और उड़िया का नाम बदला उड़िया का उड़िया हुआ 96 से, याद रखना है। फिर आपके लॉज हैं जो 9th शेड्यूल में इंक्लूडेड हैं। फिर 10th शेड्यूल आप जानते हैं डिफेक्शन, डी फॉर डिफेक्शन, और PM, P से पंचायत, M से म्युनिसिपैलिटीज। ये तो ऐसे याद हो जाएगा, ये तो एक भी गलती का चांस ही नहीं है अगर आप बेसिक करके जा रहे हैं तो। ठीक है, सोर्सेज आ गए अब आपके, सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया हमने, कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स, जॉइंट सिटिंग दोनों हाउसेस की,
वीमर कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का है? जर्मनी का। सस्पेंशन जो हो जाता है ना फंडामेंटल राइट्स का इमरजेंसी से, ये इमरजेंसी के टाइम पे, ये वाला फीचर यहाँ से लिया है। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी यूएस रशिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज और ये आपके जो जस्टिस के आइडियल्स हैं, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, बताया था ना मैंने आपको, तीनों तरह का जस्टिस है। फ्रेंच से लिया है हमने रिपब्लिक और द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। साउथ अफ्रीका से लिया है प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बाइकैम्पलिज्म। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, impeachment of the president, removal of the Supreme Court, High Court judges and post of Vice President. Irish Constitution से directive principles of state policy, nomination of members of Rajya Sabha and method of election of president. Canadian Constitution से लिया है federation with a very strong center. Residuary powers रहेंगी सेंटर के पास, स्टेट गवर्नर अपॉइंट करेगा सेंटर और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का। ठीक, चलिए अमेंडमेंट देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का। कोई भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो उसमें प्रोविजन है हमारे पास कि अमेंडमेंट हो सकता है। भाई चेंजिंग कंडीशंस आएंगी, नीड्स बदलेंगी, किसी भी कंट्री का, कोई कंट्री एज अ लिविंग एंटिटी इवॉल्व होती है। अब प्रोसीजर जो है हमारे अमेंडमेंट का वो ना तो इतना आसान है जैसे ब्रिटेन का है, बहुत आसान है वहां पे, और ना ज्यादा डिफिकल्ट है जैसे यूएसए का है। तो मतलब एक मिक्स्ड टाइप है हमारा। तो आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट को पावर है कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर नहीं अमेंड हो सकता। वो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में क्लियरली मेंशन कर रखा है। अब अमेंडमेंट कितने तरीके से हो सकता है? पार्ट 20 है। 3 तरीके से, एक तो सिंपल मेजोरिटी से, एक स्पेशल मेजोरिटी से, और एक स्पेशल मेजोरिटी प्लस कंसेंट ऑफ द स्टेट्स। अब कुछ कैटेगरीज हैं अमेंडमेंट की, जैसे नई स्टेट्स बननी है, अबॉलिश होना है, सेकंड चेंबर बनना है स्टेट्स का, सिटीजनशिप में अमेंडमेंट होना है, तो इसमें चाहिए भाई सिंपल मेजोरिटी, इसमें ज्यादा वो नहीं चाहिए प्रॉब्लम। तो इसमें क्या है, जितने लोग हैं मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, वो अपना सिंपली इसको अमेंड कर देंगे। स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है? स्पेशल मेजोरिटी में 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस एंड नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द वोटिंग मेंबर्स, उसको कहा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट प्लस कंसेंट ऑफ स्टेट्स में क्या होगा? कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जिसमें भाई स्टेट लेजिस्लेचर्स का भी आपको कंसेंट लेना बहुत जरूरी है, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, एग्जीक्यूटिव पावर का एक्सटेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, तो इसमें आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आपको याद रखने हैं, जैसे फर्स्ट 1951 का, इसमें 9th शेड्यूल आया था, जिससे कि कुछ लॉज को जुडिशियल रिव्यू से अलग रखा जा सके, वरना हर चीज पे जुडिशियल रिव्यू लगता रहेगा तो सरकार अपना काम नहीं कर पाएगी, इसलिए ऐसा किया था। 7th अमेंडमेंट में आपका स्टेट्स को रिकॉग्नाइज किया था बाय लैंग्वेज एंड यूटीज वर इंट्रोड्यूस्ड। ये तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं इसको तो एक्चुअली 42nd अमेंडमेंट को। सोशलिस्ट सेक्युलर सिस, SIS ऐसे करके याद करना, SIS सिस ऐड किया था प्रियम्बल में, और फंडामेंटल ड्यूटीज भी आई थी इसी से। 44th से राइट टू प्रॉपर्टी को नॉक ऑफ कर दिया था फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। 52nd से 10th शेड्यूल, जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं, वो पास हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट। 61st से, सारे रिपीटेड हैं, सारे के सारे सवाल पेपर में आ चुके हैं। ये वोटिंग एज को 18 साल करा था 21 साल से। 73rd 74th से आपका पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन आए थे। 86 से फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। 101st से GST आया था 2016 में, और 2019 वाले से 10% रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकली EWS, और आर्टिकल 15-16 को अमेंड किया गया था। आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और आर्टिकल 16 क्लॉज 6 को इंसर्ट किया गया था, जिससे कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो लोग हैं उनको भी प्रोवाइड मिले, अनरिजर्व जो हैं उनको जो है बेनिफिट मिले रिजर्वेशन का। प्रियम्बल में आपको वैसे मोस्टली करा चुकी हूं, पर कुछ फैक्ट्स रह रहे हैं वो देख लो। सबसे पहले प्रियम्बल का आइडिया कहां से स्टार्ट हुआ? अमेरिका से। तो उन्हीं को देख के और कंट्रीज ने भी, हमने भी वहीं से आइडिया लिया था। प्रियम्बल का मतलब है इंट्रोडक्शन या प्रीफेस, समरी एसेंस है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का। और NA पालखीवाला ने कहा था कि प्रियम्बल आइडेंटिटी कार्ड है, किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। NA पालखीवाला आइडेंटिटी कार्ड। 26 जनवरी 1950 आप जानते हैं एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। 26 जनवरी 1950 को क्या था? सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, क्योंकि सिस तो बाद में ऐड हुआ ना, अभी ऊपर देख के आए हो आप। और किसके ऊपर बेस्ड है? ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पे बेस्ड है, आप जानते हैं। और अमेंडमेंट क्या हो चुका प्रियम्बल में? बिल्कुल सिस ऐड हुआ है, पहला और आखिरी अमेंडमेंट यही है।
और बेसिकली कोई यूनानिमिटी नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कि नाम क्या रखें कंट्री का, तो कुछ लोगों ने कहा भारत, कुछ ने कहा इंडिया, इसलिए दोनों रख लिए। तो अभी वही तो बात हो रही है ना कि इंडिया हटा दो। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। छोड़ दो इसको, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ था, आप इसको भी छोड़ सकते हैं। तो फाइनली बात यह है कि आप मतलब बहुत सारे केसेस आए, सारी चीजें हुई अमेंडमेंट पे, बात ये हुई कि प्रियम्बल को आप अमेंड कर सकते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर उसका नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते। जस्टिस, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। रिपब्लिक, ये आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग, आप पढ़ लो इसको, मैं सब बता चुकी हूँ आपको। सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था, द प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रेम्ट फॉर सो लॉन्ग। ठीक है, जस्टिस कितने तरीके का है, 3 तरीके का मैंने आपको बताया। पॉलिटिकल रिलीजियस जस्टिस नहीं है हमारे पास। और कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट सेक्युलरिज्म का, मतलब सारे रिलीजन को इक्वल ट्रीटमेंट बाय द स्टेट। सर अर्नेस्ट बेकर ने क्या कहा था, कि प्रियम्बल जो है इट इज द की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखिएगा। और एम हिदायतुल्लाह, फॉर्मर चीफ जस्टिस इंडिया के, उन्होंने कहा था प्रियम्बल रिजेंबल्स अ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बट इज मोर देन अ डिक्लेरेशन। इट इज द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच लेज डाउन द पैटर्न ऑफ आवर पॉलिटिकल सोसाइटी। इट कंटेन्स अ सोलम रिजॉल्व व्हिच नथिंग बट अ रेवोल्यूशन कैन ऑल्टर। सोशलिस्ट और सेक्युलर कब से आए, ये छोड़ दो, ये आप देख चुके, ये आप देख चुके। एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। केशवानंद भारती में कहा गया दैट प्रियम्बल इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। के.एम. मुंशी ने कहा था होरोस्कोप ऑफ आवर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस बताई थी ये कह के दैट प्रियम्बल इज द मोस्ट प्रेशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज द सोल, आत्मा है कॉन्स्टिट्यूशन की। Key to the Constitution, jewel set in the Constitution. ये आप छोड़ दीजिए। सोशल इक्वालिटी कहाँ मिलती है हमको, राइट टू इक्वालिटी में, आर्टिकल 14 से 18 तक। तो मतलब प्रियम्बल में भी है सोशल इक्वालिटी लेकिन गारंटीड है विद फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और भीमराव अम्बेडकर ने कहा था सेक्रेड डॉक्यूमेंट, किसको, प्रियम्बल को नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखिएगा। ठीक है, ये आप देख ही चुके हैं। अब आप देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये आपके पार्ट 4 में दिए हुए हैं, आर्टिकल 36 से 51 तक। इनका आइडिया कहां से आया हमको, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने भी स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी किया था। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर ने इनको नॉवेल फीचर्स कहा है, याद रखिएगा। मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स प्लस फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो फिलॉसफी हैं, सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का, अकॉर्डिंग टू भीमराव अम्बेडकर। आर्टिकल 37 जो है इट डील्स विद द वर्किंग ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। और नेचर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की कहां से क्लियर है, आर्टिकल 37 से। पहली बात तो ये कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है। प्रिंसिपल्स जो हैं ये फंडामेंटल हैं इन द रनिंग ऑफ द कंट्री, और ड्यूटी है स्टेट की इनको इंप्लीमेंट करना लॉज बना बना के। ठीक है, तो आयरलैंड से हमको मिला था ये, ठीक बात है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, फंडामेंटल राइट्स को क्या कहा है, कॉन्शियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नॉन जस्टिसिएबल है, लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, तो इसका मतलब सेंट्रल स्टेट लोकल गवर्नमेंट कंपेल्ड नहीं है टू इंप्लीमेंट देम। लेकिन नॉन जस्टिसिएबल जरूर हैं, लेकिन कोर्ट्स को बहुत मदद मिलती है कोई भी लॉ वगैरह है उसको एग्जामिन करने के लिए। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब क्या होता है, ऐसे आइडियल्स जो एक कल्याणकारी राज्य है, मान लीजिए वेलफेयर स्टेट है, वो अपने दिमाग में रखेगा जब वो देश चलाएगा, लॉज बनाएगा, पॉलिसीज बनाएगा। तो इसका मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, आर्टिकल 36 टर्म स्टेट दिया हुआ है, तो उसका मतलब सेम है जो पार्ट 3 में है। तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, सारी लोकल अथॉरिटीज, पब्लिक अथॉरिटी, प्राइवेट अथॉरिटीज सब आती हैं इसमें। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रिजेंबल करते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में आए थे। भीमराव अम्बेडकर ने कहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर लाइक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हिच वर इशूड टू द गवर्नर जनरल एंड टू द गवर्नर्स ऑफ द कॉलोनीज ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। 44th अमेंडमेंट से एक और डायरेक्टिव प्रिंसिपल आया था, आर्टिकल 38। मतलब स्टेट क्या करेगा, मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा इनइक्वालिटीज, इनकम में, स्टेटस में, फैसिलिटीज में, अपॉर्चुनिटी। 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 से सब्जेक्ट मैटर आर्टिकल 45 का चेंज हुआ था और एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया था, आर्टिकल 21A आया था। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एक और डायरेक्टिव प्रिंसिपल आया था कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड, आर्टिकल 43B है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या कहा है, दैट DPSPs आर एम्ड एट फर्दरिंग द गोल्स ऑफ द सोशल रेवोल्यूशन। सर DN राव ने क्या कहा है, दैट दे आर द मॉरल प्रिसेप्ट्स फॉर द अथॉरिटीज ऑफ द स्टेट।
ये लाइंस याद रखनी है, ठीक है। मिनर्वा मिल्स केस 1980, अब आपको याद हो जाना चाहिए, जब मैं मिनर्वा मिल्स केस बोलूं तो आपके दिमाग में 1980 खुद से पॉप करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन एफआरस एंड डीपीएसपी, टुगेदर दे आर द कोर ऑफ कमिटमेंट टू सोशल रेवोल्यूशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्या है डीपीएसपी का? क्या ये क्लासिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है? नहीं, याद रखिएगा। पर हम क्लासिफाई कैसे करते हैं? जैसे कुछ हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, कौन कौन से? आर्टिकल 38, इसमें क्या है आपका? सोशल ऑर्डर बनेगा बाय जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड टू मिनिमाइज इनक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। आर्टिकल 39 क्या कहता है? टू सिक्योर द राइट टू लिवलीहुड, आपका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, preservation of health for workers and children and opportunities for healthy development। आर्टिकल 39A क्या कहता है? लीगल एड, फ्री लीगल एड। ये बस कीवर्ड याद रखना, बहुत हेल्प होगी एग्जाम में, याद करोगे, मेरी आवाज सुनाई देगी आपको बैठ के वहां पे। आर्टिकल 41 क्या कहता है? राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस, अनएम्प्लॉयमेंट में, ओल्ड एज में, सिकनेस में, डिसेबलमेंट में। 42 क्या कहता है? जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस फॉर वर्क, मैटरनिटी रिलीफ इसमें कवर्ड है। 43 क्या कहता है? कि लिविंग वेज देंगे, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देंगे। 43A क्या कहता है? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन इंडस्ट्रीज। 47 क्या कहता है? लेवल और न्यूट्रिशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का, मतलब पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है। तो ये सारे सोशलिस्ट हो गए ना, कल्याणकारी बात कर रहे हैं, सोशल बात कर रहे हैं। कुछ हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स जो गांधीयन फिलोसफी पे बेस्ड हैं। आर्टिकल 40 विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज होगी। आर्टिकल 43 कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देंगे। आर्टिकल 43B कोऑपरेटिव सोसाइटीज, अमेंडमेंट से आया था, अभी ऊपर देख के आए हो कौन से अमेंडमेंट से आया है ये। आर्टिकल 46 एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट SC STs के प्रोटेक्टेड रहेंगे। 47 ये कोई भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स और ड्रिंक्स को नहीं बढ़ावा दिया जाएगा, मानती तो है नहीं सरकार। आर्टिकल 48 लोग नहीं मानते, सरकार क्या मानेगी। स्लॉटर ऑफ काउज, काव्स, अदर मिल्स एंड ड्रॉट कैटल का नहीं होगा, उनकी ब्रीड इंप्रूव की जाएगी। खैर योगी सरकार इस चीज पे बहुत ध्यान दे रही है। कुछ है आपके लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। आर्टिकल 44 सारे सिटीजन्स को UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर। आर्टिकल 48 एनिमल हस्बेंड्री। 48A एनवायरमेंट। 49 मॉन्यूमेंट्स वगैरह की रक्षा करेंगे। 50 जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से अलग रहेगी। 51 इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी, याद रखना। एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर सबका जिक्र है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। 44 UCC, 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर, ऐसे करके याद किया करो। अभी 1 सेकंड के लिए वीडियो पॉज कर लो और यहीं पे 2 बार रिवाइज कर लो, फिर कहते हो याद नहीं रहता, क्योंकि मेहनत ही नहीं करते उतनी। बहुत मेहनत चाहिए इन एग्जाम्स के लिए, ठीक है। चलो अब आते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आपके पार्ट 3 में है, आर्टिकल 12 से 35, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। इस रिगार्ड में फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्ड इंस्पिरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA, बिल ऑफ राइट्स जिसको बोलते हैं। तो पार्ट 3 को कहा गया है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, मतलब बहुत ही बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है जस्टिसिएबल फंडामेंटल राइट्स की। जस्टिसिएबल हैं ये, आपके फंडामेंटल राइट्स मैंने हार्म कर दिए हैं, आप जाइए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो इंडिया में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, दे आर मोर इलैबोरेट देन दोज फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग USA। फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो ओरिजिनली कितने थे? 7 थे। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर लिया 44th अमेंडमेंट 1978 से, उसको एक लीगल राइट बना दिया गया है अब अंडर आर्टिकल 300A। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो अब कितने हो गए? बहुत बड़ा मैथ्स है। 7 - 6, 7 - 1 6, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट जो आई थी 1928 की, वो फेवर में थी कि फंडामेंटल राइट्स का इंक्लूजन होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सबसे पहले जो जिक्र आता है फंडामेंटल राइट्स का, वो नेहरू रिपोर्ट से आता है। सर अर्नेस्ट बार्कर ने कहा है राइट्स विदाउट ड्यूटीज आर लाइक मेन विदाउट शैडो। डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। भाई अगर आर्टिकल 32 से तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है टू इशू डायरेक्शन इन ऑर्डर टू रिट जारी करने की जो राइट है वो है इसमें। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, मतलब स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकता है। अब ये रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल है या नहीं है, ये आप नहीं डिसाइड करोगे, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। दे आर डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब आप डायरेक्ट जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, वे ऑफ अपील जाने की जरूरत नहीं है। दे आर नॉट सैक्रोसैंक्ट और परमानेंट, पार्लियामेंट कैन कर्टेल देम, कैन रिपेल देम, बट
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, और वो भी तब जब आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ रहे हैं। ठीक है, अभी ये नीचे आपको कराए जाएंगे सारे वैसे, पर कर लीजिए। चलिए, आर्टिकल 16 क्लॉज 2, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट। आर्टिकल 29(2), नो पर्सन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग स्टेट एड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। आर्टिकल 30 क्लॉज 1, माइनॉरिटीज जो हैं वो डिसाइड करेंगी वेदर रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव राइट टू एस्टैब्लिश्ड एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। आर्टिकल 31 क्लॉज 1, कोई भी person will not be deprived of his property saved by authority of law. They are basic, they are inalienable rights guaranteed to the each citizen of India. आप इनको सस्पेंड कर सकते हैं इमरजेंसी के टाइम पे आर्टिकल 358 और 359 के तहत। They have been kept in the constitution as justiciable, justifiable. और इनको कंपेयर किया गया है विद द यूएस बिल ऑफ राइट्स। जुडिशरी का रिस्पॉन्सिबल है, बताया मैंने आपको। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1955 के अंडर अनटचेबिलिटी को पनिशेबल ऑफेंस डिक्लेयर किया गया है इंडियन सोसाइटी में। पर्सनल लिबर्टी एक वर्ड आता है आर्टिकल 21 में, मतलब इंक्लूड्स ट्रांसमिशन ऑल्सो, राइट टू गो एनीवेयर। इसके अंदर टू ट्रेवल अब्रॉड भी आता है, इंक्लूडेड है। 44th अमेंडमेंट से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था, मैं बता चुकी हूं आपको। सुप्रीम कोर्ट के पास जो आर्टिकल कौन सा है 32 है और हाई कोर्ट के पास 226 है जुडिशियल प्रोटेक्शन के लिए। आर्टिकल 352 कहता है फंडामेंटल राइट्स जो 19 में मेंशन्ड हैं अंडर आर्टिकल 358 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड अगर प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं तो, और 20 और 21 नहीं होता है सस्पेंड आर्टिकल 59 के अंडर। 44th अमेंडमेंट के बाद से आर्टिकल 20 और 21 नहीं हो सकता सस्पेंड इमरजेंसी के टाइम पे भी। ठीक है, ये आप छोड़ सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ राइट टू सर्विस कब से आया? राइट टू सर्विस आपसे कोई पूछे 1991 ग्रेट ब्रिटेन से, मतलब स्टेट गारंटी करेगी डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। इसको ही तो कहते हैं सिटीजन्स चार्टर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश बना था पहला स्टेट टू इंप्लीमेंट राइट टू सर्विस एक्ट अगस्त 2010। फिर बिहार आया, 2 स्टेट याद रखना। बॉन्डेड लेबर अबॉलिशन एक्ट 1976 में पास हुआ था, और क्योंकि आर्टिकल 23 के कॉन्टेक्स्ट में था। और ICCPR राइट ऑफ द चाइल्ड प्रोटेक्टेड है बाय आर्टिकल 24 ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। और बच्चों के राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल में प्रोटेक्टेड है? आर्टिकल 24 में। ठीक है, और जो 6 राइट्स हैं आपके आर्टिकल 19 के अंदर, उनको सस्पेंड कर सकते हैं कब? जब इमरजेंसी डिक्लेयर हो ऑन ग्राउंड्स ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। मतलब एक्सटर्नल इमरजेंसी के टाइम पे, ऐसा नहीं कि इंटरनल इमरजेंसी में भी आपने ये सस्पेंड कर दिए। आर्टिकल 13 क्या कहता है कि जितने भी लॉज जो इनकंसिस्टेंट हैं या फिर दे आर इन डेरोगेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स दे शैल बी वॉइड। मतलब इट एक्सप्रेसिवली प्रोवाइड्स फॉर द डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, और ये आर्टिकल 32 और आर्टिकल 26 है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? दैट द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब ये राइट सबके पास है, आपके पास भी है, फॉरेनर्स के पास भी है। और पर्सन में लीगल पर्सन, स्टैट्यूटरी और कॉर्पोरेशंस, कंपनीज वगैरह सब आते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ कहां से लिया गया है? ब्रिटिश। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज कहां से लिया गया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। ये 2 बातों में कहां से ली गई हैं ये देख के जाना। ठीक है, चलिए अब फंडामेंटल राइट्स ये दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट हैं, देख लीजिए जरा। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वल प्रोटेक्शन एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज बिफोर एंड इक्वल प्रोटेक्शन टू लॉज। 15 प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। 16 एम्प्लॉयमेंट वाला है। 17 अनटचेबिलिटी वाला है। 18 टाइटल्स अबॉलिशन, मिलिट्री और एकेडमिक के अलावा आपको टाइटल राय ज्यादा, ठाकुर साहब, मतलब ऐसे खुद से बोल लो, लेकिन सरकार नहीं देती अब टाइटल। ठीक है, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22। तो ये आपका देखो बहुत सारी ट्रिक्स भी होती हैं, मैं बताऊं, मैं बता भी दूंगी आपको ट्रिक्स, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसी पढ़ के याद करो। एक काम ट्रिक याद करना भी तो हो जाता है अगर हर चीज में ट्रिक याद करोगे तो। ठीक है, साम करके होता है, SAASEAAMRFP करके, तो वो रहने दो, कंफ्यूजन होता है उसमें। आर्टिकल 19 6 राइट्स हैं इसमें। स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस, प्रोफेशन, सारे याद रखना। 20 कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। 21 लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 21A राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन
केसेस. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24. क्या है 23? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर. 24 क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन. ICCPR वाला जो है उसके तहत है ये. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28. ये आपका 25 क्या हो जाएगा? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन. 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स. और 28 क्या कहता है? 27 क्या कहता है? फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन. 28 क्या कहता है? फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29-30. 29 प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर. 30 राइट्स ऑफ मिनोरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज सबसे इंपॉर्टेंट. आर्टिकल 32 आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग द रिट्स हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्श्योरी, को वारंटो. फंडामेंटल राइट्स जो सिर्फ सिटीजन्स के पास हैं, फॉरेनर्स के पास नहीं है. 15, 16, 19, 29, 30. देखो 15, 16, 19 से याद कर लो और 29, 30 बस. बाकी के जो हैं वो सिटीजन्स को भी हैं, फॉरेनर्स को भी हैं. बस ऐसे याद कर लो. जो सिर्फ सिटीजन्स के पास है वो याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलिए. ये आप देख चुके हैं. राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट हुआ था 44th अमेंडमेंट से, फिर 308A में रखा गया, तो अभी सिर्फ 6 हैं. ये मैं करा चुकी हूँ. राइट टू इन्फॉर्मेशन देख लो. ये फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ऐसा राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश केस में. राइट टू वोट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी. फ्रीडम ऑफ प्रेस आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज. कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट एक्ट 21A आया था इससे. ठीक है. आर्टिकल 13 डिक्लेयर्स दैट ऑल लॉज आर इनकंसिस्टेंट विद, ये आप देख चुके हो, वैसे छोड़ो. 32 ये भी हो चुका. अच्छा, फंडामेंटल राइट्स का स्कोप ऑफ ऑपरेशन इज लिमिटेड बाय आर्टिकल 31A सेविंग ऑफ लॉस प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स. आर्टिकल 31B वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस इंक्लूडेड इन 9th शेड्यूल. एंड आर्टिकल 31C सेविंग ऑफ लॉस गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. जब फंडामेंटल राइट्स आपके वायलेट हो गए तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हो. आर्टिकल 32 कहता है ऐसा और आर्टिकल 226 कहता है ऐसा. अच्छा, इनका जो एप्लीकेशन है टू द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, ये सब रिस्ट्रिक्टेड है या एब्रोगेट कर सकता है आर्टिकल 33. द आर्टिकल 33 जो है वो सिर्फ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को राइट देता है टू मेक लॉज, नॉट टू द स्टेट गवर्नमेंट्स. इनका एप्लीकेशन रिस्ट्रिक्ट हो सकता है जब मार्शल लॉ फोर्स में है. मार्शल लॉ मतलब मिलिट्री रूल. आर्टिकल 34. ये नेशनल इमरजेंसी नहीं होती, अलग होता है उससे. ज्यादातर इनमें से सेल्फ एग्जीक्यूटरी हैं, इन्फोर्सेबल हैं, और कुछ जो हैं उनको लॉ बना के भी इफेक्ट में लाया जा सकता है. ये आपसे कोई पूछेगा नहीं. नॉवल फीचर्स किसको कहा था? भीमराव अम्बेडकर ने. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स प्लस फंडामेंटल राइट्स सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का. ग्रैनवेल ऑस्टिन ये मैं बता चुकी हूँ आपको. ये हो चुका, ये हो चुका. जो रिपीट वाली चीज देखनी, ये आपको मैं करा चुकी हूँ. 103rd अमेंडमेंट से आर्टिकल 15-16 में अमेंडमेंट आई हैव टोल्ड यू. प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है? इलेक्टेड मेंबर्स बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स बोथ द हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टेड मेंबर्स यूटी पुडुचेरी असेंबली. इलेक्टेड इलेक्टेड इलेक्टेड. पार्ट 4A क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी. कहां से आया था? 42nd अमेंडमेंट 1976 स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे. 10 थे ओरिजिनली, एक ड्यूटी और ऐड हुई 86th अमेंडमेंट से, तो अब कितनी है? 11 है. पार्ट 7 पार्ट बी स्टेट्स डिलीट हुआ, इसको छोड़ दो, ये पूछेगा नहीं आपसे. पार्ट 2 पार्ट सी स्टेट्स ये कोई नहीं पूछता आजकल. ये तो आपको याद रहेगा. ये पार्ट 9 ने किससे आया था? 74th अमेंडमेंट से. पार्ट 9 भी आया था 97th अमेंडमेंट से. ये याद रख लेना थोड़ा सा. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बहुत, इनको याद रखो. डिफरेंस क्या है फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में? देखिए, फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये नेगेटिव हैं. देखो, स्टेट को रोक रहे हैं कुछ करने से. भाई लोगों को राइट्स का हार्म मत करो, प्रॉब्लम मत क्रिएट करो. ये जस्टिसिएबल है. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करते हैं. इनमें लीगल सैंक्शंस हैं. ये इंडिविजुअल का वेलफेयर प्रमोट करते हैं, मतलब ये पर्सनल हैं, इंडिविजुअलिस्टिक हैं. इनको कोई लेजिस्लेशन नहीं चाहिए फॉर देयर इंप्लीमेंटेशन. ये ऑटोमेटिकली एनफोर्स हो जाते हैं. एंड द कोर्ट्स आर बाउंड टू डिक्लेयर अ लॉ वायलेटिव ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड. अगर कोई लॉ ऐसा है जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करना पड़ेगा. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है? ये पॉजिटिव हैं. ये स्टेट को कह रहे हैं लॉ बनाओ, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो. ये नॉन जस्टिसिएबल है. ये सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी
को प्रमोट करते हैं। इनके मॉरल और पॉलिटिकल सैंक्शंस हैं, ये वेलफेयर की बात करते हैं, मतलब ये सोसाइटेरियन हैं, दे आर सोशलिस्टिक, दे रिक्वायर लेजिस्लेशन फॉर देयर इंप्लीमेंटेशन, दे आर नॉट ऑटोमेटिकली एनफोर्स्ड। और कोर्ट कोई लॉ को वायलेटिव नहीं डिक्लेयर कर सकता है डीपीएसपी का। हालांकि देखो सुनो, किसी लॉ को तो गलत नहीं बता सकते आप कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के हिसाब से नहीं है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का सहारा लेके किसी लॉ को पास करा सकते हो आप, इनैक्ट करा सकते हो आप। फर्क समझे? ये है बात सारी। क्लियर? फंडामेंटल ड्यूटीज देखिए आप। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं? ड्यूटी क्या होती है? ये राइट्स हैं, और ड्यूटी सिटीजन्स के कोरिलेटिव होते हैं, इनसेपरेबल होते हैं। लेकिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ राइट्स दिए, ड्यूटीज दी नहीं। मतलब राइट चाहिए आपको, ड्यूटी नहीं चाहिए। ड्यूटी तो होनी चाहिए। बाद में ड्यूटीज लाई गई 76 में, 2002 में एक और ड्यूटी आई। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटी कहां से ली है? यूएसएसआर से। ठीक है, और हमारे पास ही है बस, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ही है जिनमें लिस्ट ऑफ ड्यूटीज हैं टू सिटीजन्स। ठीक है जी। तो पार्ट 4A आर्टिकल 50, पार्ट 4A आपका आर्टिकल 51A पार्ट नहीं होगा ये। फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं ऐड हुई बाय 42nd अमेंडमेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ स्वरण सिंह कमेटी। ठीक है, तो ओरिजिनली 10 ड्यूटीज थी, फिर एक और आई 86th अमेंडमेंट से। तो लिस्ट दी हुई है ड्यूटीज की, एक ही आर्टिकल याद करना है आपको। ड्यूटी जरा एक बारी जरूर देखनी है आपको। देखो, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, आपको नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना है। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स एंड दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल। टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। टू डिफेंड द कंट्री। टू रेंडर नेशनल सर्विस, अगर आपको बुला लिया जंग पे जाने के लिए तो आपको जाना पड़ेगा, लिखा हुआ है। टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज। टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स, पेपर क्लियर करना है। ठीक है, ड्यूटी है ये आपकी। एंड टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू योर चिल्ड्रन, टू योर वार्ड ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 years। 86th अमेंडमेंट से ड्यूटी ऐड की गई थी। इतनी बार बता दिया, गला दुख गया मेरा। आई होप आपको याद हो गया होगा। अभी ड्यूटी देखो, ये जो रिपीट है उसको हटा देंगे हम, थोड़ा सा क्लासिफाई करके पढ़ेंगे बिल्कुल। ठीक है, तो ये सब छोड़ो। तो फंडामेंटल ड्यूटीज बेसिकली वार्निंग हैं, ये सब हैं, दे आर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, सब अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, सारी बातें सबको पता होती हैं। ठीक है, तो ये रही बात आपकी सारी जो मैंने आपको अब तक बताई। इसमें से सवाल आएंगे ही आएंगे, फिक्स समझिएगा आप लोग। ठीक है, तो अब कुछ कमेंट्स किए गए हैं ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस, प्रोविजन एंड वेरियस लॉज ऑफ इंडिया। तो ये आपको देखने पड़ेंगे, ये बहुत आता है पीईटी जैसे पेपर में खासकर बहुत पूछता है। जैसे 10th शेड्यूल जो है उसको प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने कहा था फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्लीनिंग अप पब्लिक लाइफ। कॉन्स्टिट्यूशन को केसी वेयर ने कहा था क्वासाई फेडरल। मॉरिस जॉन्स ने कहा था बार्गेनिंग फेडरलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन को। ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। प्रियम्बल को सर अर्नेस्ट बेकर ने कहा था कीनोट। और चीफ जस्टिस, ये तो आप करके आए हो। पार्ट 3 है आपका मैग्ना कार्टा। डीपीएसपी को केटी शाह ने कहा था पायस सुपरफ्लूइटीज, और इस चेक को कंपेयर किया था विद अ चेक पेबल ओनली व्हेन द रिसोर्सेज ऑफ द बैंक परमिट। डीपीएसपी को नशरुद्दीन ने कहा था नो बेटर देन द न्यू ईयर रेजोल्यूशंस व्हिच आर ब्रोकन ऑन 2nd of January। डीपीएसपी को केसी वेयर ने कहा था मैनिफेस्टो ऑफ गोल्स एंड एस्पिरेशंस। और टीटी कृष्णमाचारी ने डीपीएसपी को कहा था वेरिटेबल डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट्स। आइवर जेनिंग्स ने कहा था पायस एस्पिरेशंस। सुपरफ्लूइटीज किसने कहा था? केटी शाह ने। पार्लियामेंट्री सिस्टम को कहा था आइवर जेनिंग्स ने कैबिनेट सिस्टम। इमरजेंसी प्रोविजंस को टीटी कृष्णमाचारी ने कहा था कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप। इमरजेंसी प्रोविजंस को हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था थ्रेट टू फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट्स। इमरजेंसी प्रोविजंस को श्री अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था लाइफ ब्रेथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। महावीर त्यागी ने कहा था सेफ्टी वॉल्व। प्राइम मिनिस्टर के रोल को लॉर्ड मॉर्ले ने कहा था प्राइमस इंटर पेरेस, फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। रोल एंड स्टेटस ऑफ प्राइम मिनिस्टर पे सर विलियम वेनकॉट वर्नर हारकॉट ने कहा था मून अमंग लेसर स्टार्स। प्राइम मिनिस्टर को जेनिंग्स ने कंपेयर किया था सन और अराउंड विच प्लैनेट्स रिवॉल्व। एच.जे. लास्की ने कहा था पाइवॉट अराउंड विच द एंटायर गवर्नमेंट मशीनरी रिवॉल्व। प्राइम मिनिस्टर को कमिटी ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स को मोस्ट पावरफुल अमंग द कमिटीज और सुपर कैबिनेट। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को कहा था ऑल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर आइवर जेनिंग्स ने।
लोकपाल को जेराल्ड जी कैडन ने कहा था ऑम्बड्समैन एज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पब्लिक कॉन्शियंस। क्लियर? तो ये जरा एक बारी पॉज करके खुद से भी रीडिंग लगानी है इनकी, ठीक? चलिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम देखो। अब क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम? सिस्टम ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, जिसमें एग्जीक्यूटिव की जो अथॉरिटी है वो डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी के थ्रू आ रही है लेजिस्लेचर के, और वो अकाउंटेबल है लेजिस्लेचर को। मतलब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर एक दूसरे से रिलेटेड है। हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर है। दे आर टू सेपरेट पर्सन्स। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में एग्जीक्यूटिव नहीं रिस्पॉन्सिबल होता लेजिस्लेचर के लिए, वो इंडिपेंडेंट काम करता है। जैसे हमारी जुडिशरी में सेपरेशन है, उनका लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में भी सेपरेशन होता है। हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म है, सेंटर में भी स्टेट्स में भी, ऐसा कहता है आर्टिकल 74, 75 सेंटर के लिए, आर्टिकल 163, 164 स्टेट्स के लिए। पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हैं और प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव हैं। प्राइम मिनिस्टर प्लस उनकी कैबिनेट। प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम हेड हैं कंट्री के, प्रेसिडेंट सुप्रीम हेड है नेशन के, लेकिन गवर्नेंस जो है वो कंप्लीटली प्राइम मिनिस्टर के हाथों में है। पार्लियामेंट्री फॉर्म को आप कहते हैं कैबिनेट गवर्नमेंट या फिर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या फिर वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये जगह है लंदन में। यूके, जापान, कनाडा, इंडिया में ये गवर्नमेंट आपको देखने के लिए मिलेगी। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम इट्स अ नॉन रिस्पॉन्सिव और नॉन पार्लियामेंट्री या फिर फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम है। ये अमेरिका, ब्राजील, रशिया, श्रीलंका में आपको देखने को मिलेगा। आइवर जेनिंग्स ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को कैबिनेट सिस्टम कहा, क्योंकि सेंट्रल पॉइंट ऑफ पावर किसके पास है? कैबिनेट के पास है। पार्लियामेंट को आप क्यों कहते हैं रिस्पॉन्सिबल क्यों है ये? बिकॉज कैबिनेट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के कुछ फीचर्स होते हैं, वो लिख के पूछेगा आपसे इनमें से कौन सा फीचर पार्लियामेंट का है, कौन सा फेडरल का है, कौन सा नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं। एक तो नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। प्रेसिडेंट नॉमिनल है, डिज्यूर या फिर टाइट्यूलर एग्जीक्यूटिव, और डिफैक्टो कौन है? प्राइम मिनिस्टर। मेजोरिटी पार्टी रूल होता है। आप जानते हैं लोकसभा के चुनाव होते हैं, जो लीडर होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं, बाकी के मिनिस्टर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जानते हैं मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं टू पार्लियामेंट, आर्टिकल 75। पॉलिटिकल होमोजेनिटी देखने को मिलती है। ऑब्वियसली जब जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो सेम पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं तो उनकी सेम आइडियोलॉजी होती है। डबल मेंबरशिप, दोनों आप लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के भी मेंबर हो। एक पर्सन मिनिस्टर नहीं बन सकता विदाउट बीइंग द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। आप जानते हैं ना 6 महीने तक इलेक्शन करवाना ही पड़ेगा। लीडरशिप है प्राइम मिनिस्टर की। डिसोल्यूशन हो जाता है लोअर हाउस का, आप जानते हैं। और सीक्रेसी, आप ओथ लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेसी, प्रोसीजर, डाइवर्ज नहीं कर सकते इन्फॉर्मेशन। ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। डिस्टिंक्शन क्या है बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिश मॉडल्स? इंडियन और ब्रिटिश मॉडल में इंडिया का रिपब्लिकन सिस्टम है, आप जानते हैं। ब्रिटिश का मोनार्कियल सिस्टम है। हेड ऑफ द स्टेट वहां पे किंग या फिर क्वीन है और वो वंशागुनत है, हेरिडिटरी पोजीशन है। यहाँ पे पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम इन इंडिया, आप जानते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है। वहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट फॉलो होता है। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर मेंबर हो सकते हैं किसी भी हाउस के, वहां पे प्राइम मिनिस्टर मेंबर होंगे लोअर हाउस के, हाउस ऑफ कॉमन्स के। इंडिया में अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर तो भी वो 6 महीने के लिए मिनिस्टर बन सकते हैं, वहां पे ऐसा नहीं होता। कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्टर्स की नहीं है। दे नॉट रिक्वायर्ड टू काउंटर साइन द ऑफिशियल एक्ट्स ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, वहां पे होती है। यहाँ पे कोई शैडो कैबिनेट नहीं होती, वहां पे शैडो कैबिनेट होती है। मतलब बिल्कुल ऑपोजिशन पार्टी एग्जैक्ट वैसे ही एक शैडो क्रिएट करती है। पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स को अगर हम कंपेयर करें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में डुअल एग्जीक्यूटिव है, मेजॉरिटी पार्टी रूल है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब आप देख चुके हैं। मेरिट्स क्या है? हार्मनी रहेगी लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव में, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल रहेगी, डेस्पोटिज्म नहीं होगा, रिप्रेजेंटेशन काफी वाइड रहेगा। डीमेरिट्स, अनस्टेबल गवर्नमेंट है, कंटिन्यूटी। अब जैसी गवर्नमेंट चेंज हुई तो आप जानते हैं पॉलिसीज कितनी सारी हो जाती हैं, फिर प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को प्रिपेयर करनी पड़ती हैं। सेपरेशन ऑफ पावर्स के अगेंस्ट है, गवर्नमेंट बाय एमेट्योर्स है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम के फीचर्स, सिंगल एग्जीक्यूटिव देखने को मिलेगा आपको। दूसरा पेन ले लेते हैं। प्रेसिडेंट और लेजिस्लेटर्स सेपरेटली इलेक्ट होते हैं, नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पॉलिटिकल होमोजेनिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, सिंगल मेंबरशिप है, डोमिनेशन है प्रेसिडेंट का, डिसोल्यूशन नहीं होता लोअर हाउस का, सेपरेशन ऑफ पावर्स है। मेरिट्स में स्टेबल है गवर्नमेंट, आपका पॉलिसीज में एक डेफिनेटनेस है, एक्सपर्ट्स की गवर्नमेंट है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत आएगा, नॉन रिस्पॉन्सिबल है, ऑटोक्रेसी हो सकती है, रिप्रेजेंटेशन उतना वाइड नहीं है। फेडरल सिस्टम क्या होता है?
फेडरल सिस्टम में पावर डिवाइडेड होती है सेंट्रल और उसकी सब्सिडरी यूनिट्स में, जैसे हमारे में सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइडेड है, ठीक है। तो गवर्नमेंट दोनों लेवल्स की काम करेगी इंडिपेंडेंटली, लेकिन फेडरल सिस्टम जो है वो ऑपोजिट है टू द यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। यूनिटरी में सिर्फ एक लेवल होता है गवर्नेंस का, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के अपने पावर्स हैं तो वो अकाउंटेबल नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। यूनिटरी फॉर्म गवर्नमेंट की कहां है? ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन। और फेडरल मॉडल कहां है? अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, ब्राजील, अर्जेंटीना। फेडरल मॉडल में नेशनल गवर्नमेंट को आप क्या कहते हो? यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट। और रीजनल गवर्नमेंट को कहते हो आप स्टेट गवर्नमेंट या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो ये जो कॉन्फेडरेशन वर्ड है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड फीडस। तो फीडस का मतलब क्या होता है? ट्रीटी या फिर अग्रीमेंट। तो हमारा गवर्नेंस कैसा है? एक नया स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम जो क्रिएट हुआ है, हमने सबने अग्री करा है, अलग अलग डिफरेंट यूनिट्स ने अग्री करा है। यूनियन यूनिट्स को अलग अलग नाम से कहते हैं, जैसे हम स्टेट बोल देते हैं, कहीं पे रिपब्लिक बोल देते हैं। दो तरीके से बनती है, एक तो इंटीग्रेशन होगा और एक डिफरेंशिएशन होगा। यूनिट्स आप दो तरीके से बना सकते हो, जोड़ के और तोड़ के। पहले केस में जो मिलिट्री वीक स्टेट्स होती हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स होती हैं, वो इकट्ठा आती हैं और अपना एक स्ट्रॉन्ग फेडरेशन बना लेती है, जैसे अमेरिका। दूसरे केस में एक बड़ा सा कोई पावर है, समझिएगा इस चीज को, बड़ी कोई पावर है, वो जो है यूनिफाई होती है फेडरेशन में। यूनिफाइड स्टेट जा रही है फेडरेशन में, जहां पे स्टेट्स को ऑटोनॉमी दी जाती है। कनाडा में तो अमेरिका पहला और ओल्डेस्ट फेडरल पावर है। पहला ओल्डेस्ट अमेरिका, पहला ओल्डेस्ट अमेरिका, रटो भाई, ऐसे ही याद होगा। 1787 में बना अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद। जिसने भी थोड़ी बहुत अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी होगी, वैसे तो मुझे लगता है जो नहीं पढ़ी होगी आप लोगों ने, पर एक जनरल कॉन्सेप्ट है। फेडरल सिस्टम अडॉप्ट करा हमने। वर्ड यूनियन कहीं नहीं यूज्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो फेडरल सिस्टम हमारा कैसा है? कनाडा वाला है हमारा, ठीक है। तो हमने यूनियन लेवल पे जो है अडॉप्ट करा है और स्टेट लेवल पे हर एक को अपनी सोवरेन पावर्स हैं, अपनी टेरिटरी है, अपना पूरा मैटर है, वो जानते ही हैं आप पूरा। क्या फीचर्स हैं? गवर्नमेंट के 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स, अलग अलग लेवल्स में गवर्नमेंट गवर्न कर रही है सेम ग्रुप ऑफ सिटीजन्स को। उनका अपना जुरिस्डिक्शन है, टैक्सेस, एडमिनिस्ट्रेशन। जुरिस्डिक्शन क्लियरली स्पेल्ड आउट है। फंडामेंटल प्रोविजंस चेंज नहीं हो सकते हैं किसी भी लेवल पे, कंसेंट से चेंज हो सकते हैं दोनों लेवल्स पे। कोर्ट्स को पावर है टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। Different levels of governments have different sources of revenue to ensure financial autonomy. तो फेडरल सिस्टम के डुअल ऑब्जेक्टिव हो गए, टू प्रोटेक्ट दी एंड प्रमोट दी यूनिटी ऑफ द कंट्री, और उसी टाइम पे रीजनल डाइवर्सिटीज को भी हमें पूरा पूरा रिस्पेक्ट देना है। तो 2 साइड्स हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ओरिजिनली दिया 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यूनियन और सेंट्रल, पर अभी हमारा 3 टायर है, आप जानते हैं, बिकॉज द थर्ड लेवल इज द मोस्ट डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच आर द पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम का पीएम है ये। क्लियर? 3 लिस्ट है हमारी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ये ऊपर आपको सारे इंपॉर्टेंट इसके कवर करवाए जा चुके हैं। यूनियन लिस्ट में लॉज बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट, कॉन्करेंट लिस्ट में बोथ ऑफ देम। और जब कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट बॉस है यहां पे। कॉन्स्टिट्यूशन का बाय कैमरल लेजिस्लेचर है। अपर हाउस राज्यसभा है, एक लोअर हाउस है। राज्यसभा मतलब स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड लोकसभा वी द पीपल ऑफ इंडिया इन टोटलिटी, इन फुलनेस। डुअल सिस्टम होने के बावजूद इंडिया की तरह हमने, कनाडा की तरह हमने सिंगल सिटीजनशिप अडॉप्ट किया। मतलब हमारा सिर्फ इंडियन सिटीजन है हम उत्तर प्रदेश के सिटीजन नहीं है, मध्य प्रदेश के नहीं है, हम इंडियन सिटीजन हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहां पे डुअल सिटीजनशिप है। तो फीचर्स कंपेयर करो फेडरल और यूनिटरी के। यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट है, नेशनल गवर्नमेंट, रीजनल। यूनिटरी में सिंगल है। फेडरल में रिटन होगी कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटरी में रिटन भी हो सकती है फ्रांस की तरह, अनरिटन भी हो सकती है ब्रिटेन की तरह। डिविजन ऑफ पावर्स बिटवीन द नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट, यहां पे नो डिविजन ऑफ पावर्स। सुप्रीमेसी है यहां कॉन्स्टिट्यूशन का, यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन मे बी सुप्रीम लाइक जापान और मे नॉट बी सुप्रीम। रिजिड है कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पे रिजिड भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। इंडिपेंडेंट है जुडिशरी, यहां पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता।
और यहाँ पे लेजिस्लेचर बाइकैमरल है, यहाँ पे बाइकैमरल भी हो सकता है, यूनिकैमरल भी हो सकता है। क्लियर? स्टेट्स और यूटीज की बात करेंगे। इंडिया आप जानते हैं इट्स अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, सोवरेन सोशलिस्ट रिपब्लिक, सब देख चुके हैं आप, प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं। यहाँ पे 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज हैं। यूटीज को कौन एडमिनिस्टर करते हैं? एक्चुअली यूटीज को प्रेसिडेंट साहब एडमिनिस्टर करते हैं, बट डायरेक्टली नहीं, थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम और हर यूटी की जो है यूनिक डेमोग्राफी है, हिस्ट्री है, तो इसके लिए आपको मैग्निफिशेंट यूनिकनेस का ध्यान रखना है। तो यूटीज आपकी डिस्कस्ड है इन आर्टिकल्स 1 to 4 अंडर पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 1 आप देख चुके हैं, इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। दूसरा, कंट्री को डिस्क्राइब किया है यूनियन, ऑल्दो इट इज फेडरल, अभी हमने देखा। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा द फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट्स हैज बीन प्रेफर्ड फॉर 2 रीजंस। पहला रीजन ये है कि इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट, हम सब जुड़ के नहीं आए हैं। दूसरा, द स्टेट्स हैव नो राइट टू सेसीड, मन थोड़ी करेगा उत्तर प्रदेश हम सोचे नहीं हम तो अपना जा रहे हैं जी इंडिया से बाहर, ऐसा तो नहीं हो सकता। सो द फेडरेशन इज इंडिस्ट्रक्टिबल, कंट्री इज इंटेग्रल, only it is divided because for the convenience of administration, for the sake of convenience, that's it. now article 1 से कितनी कैटेगरीज हैं इंडिया की टेरिटरीज की? 3। पहली टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, दूसरी यूटीज, तीसरी ट्रीटीज, टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इंडिपेंडेंस के वक्त 2 कैटेगरीज होती थी, एक तो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट रूल करती थी, एक थे रजवाड़े प्रिंसली स्टेट्स जो किंग के रूल में थे, लेकिन उन्होंने भैया हाथ जोड़ रखे थे ब्रिटिशर्स के सामने। इसलिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से 2 इंडिपेंडेंट सेपरेट सोवरेन कंट्रीज बने, इंडिया पाकिस्तान। वहां पे 3 ऑप्शंस मिले थे प्रिंसली स्टेट्स को, इंडिया को ज्वाइन करो, पाकिस्तान को ज्वाइन करो या इंडिपेंडेंट रहो। हालांकि ये बिल्कुल गलत था प्रोविजन, पर दिया गया था, क्या करें। 552 प्रिंसली स्टेट्स थे उस वक्त हमारे इंडिया में। 549 ने कहा हम इंडिया आ रहे हैं, 3 ने प्रॉब्लम क्रिएट करा, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर ने मना कर दिया इंडिया को ज्वाइन करने के लिए। कुछ टाइम बाद हैदराबाद को पुलिस एक्शन से इंक्लूड कर लिया, जूनागढ़ को पब्लिक ओपिनियन से और कश्मीर को थ्रू इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। हालांकि अब तो खैर हट गया आर्टिकल 370 भी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन स्टेट्स 4 पार्ट्स में क्लासिफाइड थे। पार्ट ए कौन सा था? जो गवर्नर्स रूल कर रहे थे। पार्ट बी जो 9 स्टेट लेजिस्लेचर्स थे। पार्ट सी में चीफ कमिश्नर का रूल था। पार्ट डी में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को अलग रखा हुआ था। आर्टिकल 2 कहता है टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ स्टेट्स, नए स्टेट्स बनने हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो ठीक हों। तो पार्लियामेंट को क्या पावर मिलती है? पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स एंड पावर टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स। ठीक है, मतलब पहला तो ये है कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टेंस में है उनका एडमिशन, दूसरा जो एग्जिस्टेंस में नहीं है उन स्टेट्स का बनना। ठीक है, तो आर्टिकल 2 जो है वो नए स्टेट्स की बात करता है जो नहीं है पार्ट। 3 में थोड़े बहुत एग्जिस्टिंग चेंजेस के साथ, मतलब इंटरनल रीएडजस्टमेंट की बात करता है। आर्टिकल 3 क्या कहता है? फॉर्म अ न्यू स्टेट इन एनी स्टेट बाय सेपरेटिंग इट्स टेरिटरी और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट्स, इंक्रीज द एरिया, रिड्यूस द एरिया, चेंज द बाउंड्री, चेंज द नेम। क्लियर? और आर्टिकल 4 डिक्लेयर करता है लॉज मेड फॉर एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स अंडर आर्टिकल 2 एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। ये सब इसमें है, लेकिन जो कुछ भी है 2 और 3 में चल रहा है इसको आप अमेंडमेंट नहीं मानेंगे, मतलब सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाएंगी ये सारी चीजें। ठीक है, और अगर मान लीजिए डिमिनिश करना है एरिया ऑफ स्टेट, मतलब आर्टिकल 3 जो है आपको इंडियन टेरिटरी किसी फॉरेन कंट्री को देनी, तो आर्टिकल 3 लगेगा क्या? नहीं, इसमें आर्टिकल 368 लाना पड़ेगा। ऐसे ही 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए थे जब कुछ टेरिटरीज पाकिस्तान को दी थी। ठीक है, बाउंड्री डिस्प्यूट में आपको नहीं चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये याद रखना, ये एग्जीक्यूटिव एक्शन से हो जाएगा अगर कोई बाउंड्री डिस्प्यूट है तो। जैसे 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था तो इंडिया को कुछ टेरिटरीज देनी थी आपके बांग्लादेश को, तो इसमें एनक्लेव्स दिए गए थे, कुछ इंडिया ने दिए थे कुछ बांग्लादेश ने दिए थे, तो उसमें ये अमेंडमेंट लाना पड़ा था। इंडिपेंडेंस के बाद स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया था फाजिल अली की चेयरमैनशिप में 1953 में। कौन कौन से मेंबर्स थे? KM पानीकर और HN कुंजरू, नाम याद रखना इनका। ठीक है, तो इंडिया में 2 कैटेगरी ऑफ पॉलिटिकल यूनिट्स थी, ब्रिटिश प्रोविंसेस और आपके प्रिंसली स्टेट्स। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से सेम चीज हुई थी कि आप ज्वाइन करो या मत करो। अब जून 1948 में
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, अब देखो पहला फजल अली 1953, नहीं पहला ये होगा इसके धार कि फिजिबिलिटी क्या है भाई इन सब बातों की। 1948 में उन्होंने कहा कि रीऑर्गेनाइजेशन करो स्टेट्स का एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पे, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज पे नहीं, भाषा के आधार पे मत करो। लेकिन इससे क्या हुआ, रिसेंटमेंट हुआ, फिर से सवाल आता रहा, फिर एक कमेटी बनी जेवीपी कमेटी, उसने भी कहा कि लैंग्वेज नहीं होना चाहिए रीऑर्गेनाइजेशन, लेकिन फिर भी लैंग्वेज ही बना था क्योंकि एक पट्टी श्रीरामल्लू करके कांग्रेस पर्सन थे, उन्होंने 56 दिन कुछ नहीं खाया था और उनकी डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा एजिटेशन हो गया था। तो अक्टूबर 1943 में आंध्र प्रदेश क्रिएट करना पड़ा था, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट। ठीक है, अब भाई जब ये आया आंध्र प्रदेश आ गया तो औरों ने भी कहा भैया हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने फिर 1953 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन मेंबर अपॉइंट करा फाजिल अली की कमीशन में। के.एम. पानीकर, एच.एन. कुंजरू फिर से आए, उन्होंने रिपोर्ट दी और लैंग्वेज को क्राइटेरिया एक्सेप्ट कर लिया गया। कब, 1955 में। 14 स्टेट्स, 6 यूनियन टेरिटरीज बनी 1 नवंबर 1956 में। ठीक है, तो अब हर एक को आप नहीं देखो, सबसे पहले तो मेरे हिसाब से एक तो ये देखो 1956 से केरला बना, ट्रावनकोर मर्ज हुआ था, कोचीन स्टेट मालाबार डिस्ट्रिक्ट हुआ था मर्ज, और फिर मध्य भारत स्टेट विंध्य प्रदेश स्टेट बना, भोपाल स्टेट मध्य प्रदेश में आके बना, ऐसी सौराष्ट्र स्टेट कच्छ बना, बॉम्बे बना, कूर्ग स्टेट मैसूर में गया, पटियाला ईस्ट पंजाब, पेप्सू पंजाब में गया, अजमेर राजस्थान में गया। तो नई यूनियन टेरिटरी भी बनी, लाकेडेवे, मिनिकॉय, अमेंडवी। फिर कर्नाटका बना मैसूर एक्ट से 1973, गोवा को सेपरेट किया गया बाय गोवा दमन एंड दीव रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, बॉम्बे को गुजरात महाराष्ट्र में डिवाइड किया गया, और आपका हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड मिली 1970 में। उल्फा करके एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है असम से, फुल फॉर्म याद कर लो, कई बार पूछ सकता है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पीपल्स वॉर ग्रुप, पीडब्ल्यूजी, 12 अप्रैल 1980, नक्सलाइट लीडर थे कोंडापल्ली सीतारामैया। एक फैक्ट याद कर लो, अभी आ जाएगा पूरा स्टेट कब बनी, इससे कंफ्यूज मत होना कि इसमें कम दे रखा है, सब मिलेगा, चिंता मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, धैर्य बनाए रखें। आर्टिकल्स रिलेटेड टू यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आर्टिकल सब्जेक्ट मैटर, आर्टिकल 1 नेम एंड टेरिटरी, आर्टिकल 2 क्या है, एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, 2A सिक्किम, जो ये इसको छोड़ दो, 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज, और 4 जो ये आर्टिकल्स होंगे ये प्रोवाइड करेंगे फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल्स एंड सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स। 1, 2 और 3 याद रखना, बस 3 इंपॉर्टेंट है, 4 तो नहीं पूछेगा। ये दे रखा आपका ईयर ऑफ फॉर्मेशन और यूनियन टेरिटरीज, ये इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश देखो 1953 में मद्रास का पार्ट होता था, गुजरात 1960 में, मध्य प्रदेश 1956 में, कई बार ये आपसे वो पूछ लेगा क्रोनोलॉजी। बिहार 1912 में, यूपी जनवरी 1950। कौन सा डेट क्या है भाई, डेट बताना जरा, पेपर दे रहे हो यूपी का है, डेट बताओ। महाराष्ट्र 1960, केरला 1956, नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, कर्नाटका 1956, हिमाचल प्रदेश 1971 यूटी बना था, मणिपुर त्रिपुरा 1972, मेघालय 1972, सिक्किम बिल्कुल याद रखना, मिजोरम 1987, अरुणाचल प्रदेश, गोवा 1987, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड याद रखना 2000, तेलंगाना, और लेटेस्ट आपका है अक्टूबर 2019 जम्मू कश्मीर और लद्दाख। गोवा, पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली, सिक्किम इंडिया के पार्ट नहीं थे इंडिपेंडेंस के टाइम पे। गोवा को पोर्चुगीज से लिया हमने 1961 में, पुडुचेरी कराईकल माहे यनम के साथ साथ ट्रांसफर हुआ 1954 में, फ्रेंच ने दिया। दादरा एंड नगर हवेली को भी हमने पोर्चुगीज से लिया, और सिक्किम पार्ट बना 1974 में। यहां से आएगा सवाल इस डिब्बे में से, हंसते रहो बस, हैं? टेंशन क्या है, कुछ भी नहीं। चलिए सेंटर स्टेट रिलेशंस देखिए, इस पे से सवाल कम आता है, गंदा भी बहुत है ये पार्ट। आर्टिकल 245 से 255 डील करता है लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। कुछ आर्टिकल्स हैं, मैं आपको इंपॉर्टेंट वाले बताती हूँ। हाँ जी, 248 देखिए रेसिड्यूरी पावर्स, 247 देख के जाना है आपको, बस एक बार पढ़ लेना मन करे तो, इसमें से ज्यादा कुछ आएगा नहीं पर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, आप जानते हैं, डिवाइडेड है पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। मैक्सिमम कोऑपरेशन चाहिए, फेडरल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की हम बात करते हैं। रिलेशनशिप्स 3 हेडिंग्स में पढ़ी जाती हैं, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल।
कॉन्स्टिट्यूशन यूएस का मेंशन करता है एक लिस्ट डिवीजन की, ऑस्ट्रेलिया का मेंशन करता है 2 लिस्ट, हमारे वहां तो 3 लिस्ट है। ये छोड़ दो, ये सब आप कर ही लोगे। 3 टायर अरेंजमेंट है, 7 शेड्यूल से बना हुआ है ये। स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट सब पढ़ चुके हो आप। 101st अमेंडमेंट देखो जीएसटी का है। प्रेसिडेंट रूल जब लगेगा तो पार्लियामेंट के पास पावर आ जाएंगी। आर्टिकल 268 से 293 देख लो, सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस हैं। 80th अमेंडमेंट एक्ट देख लो, 101st अमेंडमेंट एक्ट, टैक्स रेवेन्यू से शेयरिंग में चेंजेस आए थे। 80th अमेंडमेंट इंप्लीमेंट हुआ था 10th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस को प्रभाव देने के लिए। 282 यूनियन स्टेट्स को पावर देता है फॉर ग्रांटिंग एनी ग्रांट्स फॉर एनी पब्लिक पर्पस। 275 क्या कहता है, पार्लियामेंट टू मेक अवेलेबल ग्रांट्स। 1983 में रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 मेंबर कमीशन बना था, सरकारिया कमीशन। पूछेगा किससे रिलेटेड है, सेंटर स्टेट रिलेशन से, बस इतना पता होना चाहिए आपको, ठीक है। पंछी कमीशन किससे रिलेटेड है, सेंटर स्टेट रिलेशन से। आर्टिकल 256 से 263 डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। ये दिया मैं यहाँ, सबसे इंपॉर्टेंट 263 एक आर्टिकल याद रखो बस, ठीक है, जो इंटरस्टेट काउंसिल। सुप्रीम कोर्ट, अनलाइक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है एस्टैब्लिश एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। हमारा इंटीग्रेटेड है भाई, सुप्रीम कोर्ट टॉप पे है और फिर बाकी हाई कोर्ट्स एंड ऑल नीचे हैं। हाई कोर्ट से नीचे हायरार्की है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स हैं। तो जो ये सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है ना, इसको मैं सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट ही तो कहूंगी। ये आर्टिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आता है, जो सेंट्रल लॉज को भी और स्टेट लॉज को दोनों को इंप्लीमेंट करता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कब इनॉग्रेट हुआ, जनवरी 28, 1950। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को सक्सीड किया था इसने। आर्टिकल 24 से 147 पार्ट 5 डील करता है ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, ज्यूरिसडिक्शन एंड ऑल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जज कौन अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट के, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद अदर जजेस। जजेस भी अपॉइंट होते हैं। चीफ जस्टिस बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिटीजन होना पड़ेगा यहाँ का, हाई कोर्ट के जज रह चुके होंगे आप 5 साल तक, या फिर एग्रीगेट 10 साल का एक्सपीरियंस होगा आपका एडवोकेसी का हाई कोर्ट या फिर डिफरेंट कोर्ट्स में, ठीक है। और प्रेसिडेंट की समझ में आपको लॉ की समझ होनी चाहिए। मिनिमम एज मेंशन्ड नहीं है, इंपॉर्टेंट फैक्ट। जजेस की स्ट्रेंथ कौन इंक्रीज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट की, पार्लियामेंट। ओथ कौन दिलाता है जजेस को, प्रेसिडेंट। और जजेस सुप्रीम कोर्ट के रेजिग्नेशन किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को। रिमूव कैसे होते हैं, प्रेसिडेंट के से ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। और ये जो मोशन है ये स्पेशल मेजॉरिटी से पास होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल क्या है, मिसबिहेवियर और मिसकॉन्डक्ट अगर प्रूव हो जाए तो। और कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की स्क्रूटनाइज की जाती है बाय सुप्रीम कोर्ट बोथ एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल्स अंडर द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल 13, 32। ये सारे आर्टिकल्स आपको देखने हैं। रिटायरमेंट जज क्या है सुप्रीम कोर्ट के जज की, 65 ईयर्स। और 62 किसकी है, हाई कोर्ट की, 65, 62। आर्टिकल 125 क्लॉज 1, सैलरीज जो हैं जजेस की वो कौन डिटरमिन करता है, पार्लियामेंट। एक्टिंग चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट साहब। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 126 में। आर्टिकल 124 क्लॉज 7 कहता है जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर रिटायरमेंट कैन नॉट प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट। आर्टिकल 220 कहता है जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स आफ्टर रिटायरमेंट कैन प्रैक्टिस इन सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट इन विच ही हैज नॉट हेल्ड द पोस्ट ऑफ परमानेंट जज, मतलब उस हाई कोर्ट में कर सकते हैं वो प्रैक्टिस जिसमें वो परमानेंट जज नहीं थे। सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कौन डिटरमिन करता है, पार्लियामेंट। और सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो फिर प्रैक्टिस नहीं करते रिटायरमेंट के बाद। 2 बार आ गया ये। एडहॉक जजेस को कौन अपॉइंट करता है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट से परमिशन लेके। नंबर ऑफ जजेस सुप्रीम कोर्ट में कितने होने चाहिए किसी भी मैटर को इंटरप्रेट करने के लिए, 5। ये है डेजिग्नेटेड एज द बेंच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 129 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ और लॉस ऑफ डिग्निटी। आर्टिकल 131 क्या कहता है, पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू एडजुकेट डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वगैरह के साथ जो है, ये कौन सा ज्यूरिसडिक्शन है, ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। और एपिलेट बाय वे ऑफ अपील कौन सा है, 132 से 136। सुप्रीम कोर्ट है स्पेशल लीव फॉर अपील अंडर आर्टिकल 136, और जजमेंट्स और ऑर्डर्स जो हैं आर्टिकल 137 के, दे रिव्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट। एक कॉन्सेप्ट आता है PIL का, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये एक्चुअली आर्टिकल 39A में दिया हुआ है, अभी ऊपर अगर आप पढ़ के आए हैं तो ध्यान से। जस्टिस PN भगवती और जस्टिस VR कृष्ण अय्यर थे जिन्होंने एडमिट की थी PILs कोर्ट में। तो ये PIL आप कहां फाइल कर सकते हो, ओनली सुप्रीम कोर्ट, ओनली हाई कोर्ट, बोथ ऑफ देम।
PIL कहाँ ओरिजिनेट हुआ? यूनाइटेड स्टेट्स में। बेसिस क्या है जुडिशियल रिव्यू का? रूल ऑफ लॉ। कौन करेगा इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन को? सुप्रीम कोर्ट। गार्जियन कौन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? सुप्रीम कोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे इसमें से। आर्टिकल 143 क्या कहता है? प्रेसिडेंट कंसल्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, उन्हें कुछ भैया एडवाइस चाहिए तो। जुरिस्डिक्शन कौन इंक्रीज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट की? पार्लियामेंट। केशवानंद भारती केस में क्या कहा गया? सुप्रीम कोर्ट प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। कमल नारायण सिंह थे चीफ जस्टिस इंडिया के फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड, और यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के टिल डेट। सबसे इंपॉर्टेंट दोनों फैक्ट्स, ब्यूटिफुल फैक्ट्स कंपाइल्ड टुगेदर। मौज आ रही है आप लोगों की, ठीक है ना? आर्टिकल्स रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट इंपॉर्टेंट हैं, देखने हैं आपको। 124A हालांकि हट गया अब, 124C, 125, देन 129, 131, then 132 appellate jurisdiction, then 136 special leave, then 138, then 143 very important, that's it। ये आप देख के जाएंगे, ठीक है। नाउ द चीफ जस्टिसेस ऑफ इंडिया, तो ये आप कौन से देखने हैं? पहले देख लीजिए हीरालाल जे कनिया 1950-51, ठीक है, एक बार रीडिंग लगा सकते हैं आप। तो ये ऐसे बॉब्डे 48, वैसे तो आप अगर हमारा करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे होंगे तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत ही नहीं है। एनवी रमन्ना, फिर उदय उमेश ललित हैं, और अभी फिलहाल DY चंद्रचूड़ हैं। तो ये आप देख सकते हैं। तो अगर आप कर रहे हैं फॉलो करंट अफेयर अजीत सर का, तो मुझे नहीं लगता आपको कुछ दिक्कत आएगी इसमें। लिस्ट दी भी आप देख सकते हैं एक बार, ठीक है, बढ़िया। चलिए, अब कुछ केसेस हैं और उन्होंने क्या एलिमेंट्स दिए थे, मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना, बेसिक स्ट्रक्चर विद वेरियस केसेस। जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, हम उसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो जैसे जैसे वो इवॉल्व हो रही हैं चीजें, अलग अलग कोर्ट्स जो हैं वो इंटरप्रेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, और बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ कुछ चीजें डालते रहते हैं। भाई बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइंड नहीं है ना, तो वो वाली चीजें आप इसमें देखेंगे। तो नेम क्या है केस का? ये देख लो, केशवानंद भारती केस, जिसको आप जानते हैं फंडामेंटल राइट्स केस भी बोलते हैं। इससे क्या क्या आया? सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन की, सेपरेशन ऑफ पावर्स, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के बीच में, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक फॉर्म गवर्नमेंट का, सेक्युलर कैरेक्टर कॉन्स्टिट्यूशन का, फेडरल कैरेक्टर, सोवरेनिटी यूनिटी, फ्रीडम डिग्निटी, वेलफेयर स्टेट, पार्लियामेंट्री सिस्टम। प्रियम्बल जो है ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये भी इसी से आया निकल के। फिर आता है आपका इंदिरा नेहरू गांधी केस 1975, इसको इलेक्शन केस कहते हैं। सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, फिर आपका स्टेटस अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, गवर्नमेंट ऑफ लॉज नॉट ऑफ मेन, मतलब रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ये सारी चीजें लिख के आए और पूछे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो ये बिना भी पढ़े बता दोगे नहीं बता दोगे? बताओ मुझे, तो भाई लॉजिक से भी बता ही दोगे। फिर आपका मिनर्वा मिल्स केस 1980 का, लिमिटेड पावर पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, जुडिशियल रिव्यू, हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इनके ईयर प्लीज याद रखना। सेंट्रल कोलफील्ड्स केस है जैसे, इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, भीम सिंह जी केस, SP संपत कुमार केस, सबसे इंपॉर्टेंट वाले बता देती हूँ, इंदिरा सोने मंडल केस बहुत इंपॉर्टेंट, रूल ऑफ लॉ। फिर इससे आपको ध्यान रखना है किलो होलन केस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, डिफेक्शन केस, SR बोमाई केस, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, वही सारी चीजें वापस से। फिर आपका M नागराज केस, आयर को लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये पूछ लेगा 9th शेड्यूल केस कौन सा केस है। सिर्फ इस लेफ्ट वाले बॉक्स से भी क्वेश्चन प्रिपेयर हो रहे हैं आपके। फिर नमित शर्मा केस 2013 का, LIC ऑफ इंडिया केस 1995 का, बेरोबरी यूनियन 1960 का। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इसमें? सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और LIC ऑफ इंडिया में कहा इट्स एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये सारे जो हैं आपको केसेस, और ये तो बस पढ़ लो कि हाँ ये पार्ट है। ऐसे कभी नहीं पूछेगा आपसे कि कुमार पद्मा प्रसाद केस में किस चीज को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट कहा गया था। नो, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, चिंता मत करना। ठीक है, ये वाले पार्ट से अलग आएगा, इससे अलग आएगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको एक टेबल। ठीक है ना, चलो हाई कोर्ट देख लो। अब सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, तो हाई कोर्ट कहाँ ऑपरेट कर रहा है? हाई कोर्ट ऑपरेट कर रहा है बिलो सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अबव सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। मुझे हाइलाइटर दूसरा लेना पड़ेगा।
तो जुडिशरी जो है उसमें हाई कोर्ट है और हायरार्की है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की। तो हाई कोर्ट का टॉप मोस्ट पोजीशन हो गया जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ स्टेट में। कब आया हाई कोर्ट? 1862 से आया ये कॉन्सेप्ट, जब हाई कोर्ट बने कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास में, सीबीएम। 1866 में चौथा आया इलाहाबाद में। अभी फिलहाल 25 हाई कोर्ट्स हैं हमारे कंट्री में। आर्टिकल 214 से 231 पार्ट 6 डील करता है ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, जुरिस्डिक्शन, पावर्स, प्रोसीजर्स एंड सो ऑन ऑफ द हाई कोर्ट्स। जजेस को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न, याद रखना। और बाकी के जजेस के लिए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज ऑल्सो कंसर्न्ड। और अगर हाई कोर्ट है कॉमन फॉर 2 और मोर स्टेट्स, तो गवर्नर सारे स्टेट्स के कंसर्न होंगे, दे आर कंसर्न बाय द प्रेसिडेंट। 215 क्या कहता है? इट शैल बी द स्टेट ऑफ रिकॉर्ड। 216 क्या कहता है? एवरी हाई कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड सच अदर जजेस एज द प्रेसिडेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम अपॉइंट। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है जो डिसीजंस हैं, ऑर्डर्स हैं हाई कोर्ट के, वो बाइंडिंग हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, 62 ईयर्स आप देख चुके हैं। जजेस हाई कोर्ट के रिजाइन कर सकते हैं एड्रेस करके प्रेसिडेंट को। हाई कोर्ट के जज को रिमूव कर सकते हैं आप ऑफिस से बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, लेकिन ऐसा ऑर्डर कब पास होगा? जब पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास कर रखा होगा। और जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज रिमूव होते हैं, वैसे हाई कोर्ट के होते हैं ऑन मिसकंडक्ट एंड इनकैपेसिटी। सिटीजन्स ऑफ इंडिया प्लस 10 साल तक एडवोकेट रहे हों, जुडिशियल ऑफिस हेल्ड किया हो 10 साल तक। सैलरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वहां कौन देख रहा था? पार्लियामेंट देख रही थी। यहां कौन देख रहा है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, सबसे इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 223 एक्टिंग चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट व्हाइल द ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज वेकेंट ऑन, तभी अपॉइंट होगा जब चीफ जस्टिस का ऑफिस वेकेंट होगा हाई कोर्ट के लिए। हाई कोर्ट के पास पावर है टू इशू रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 226। अभी रिट्स मैं आपको कराऊंगी सारी, ठीक है? रिट्स ऊपर नहीं हुई हैं, मैं आपको अलग से कराऊंगी। आर्टिकल 227 हाई कोर्ट हैज द पावर टू एक्सरसाइज सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल द कोर्ट्स इन द स्टेट। और दिल्ली सिर्फ अकेला ऐसा यूनियन टेरिटरी, आपसे कोई पूछे यूटीज के भी हाई कोर्ट होते हैं क्या? दिल्ली का अपना है बस, बाकियों का अलग अलग हाई कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन में आता है। कौन एक्सपैंड कर सकता है जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का? पार्लियामेंट। सबसे पहले सीबीएम, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट, मैं आपको बता ही चुकी हूँ, याद रखना। CBMA, ए चौथा है, फोर्थ। आर्टिकल्स ये रहे आपके रिलेटेड टू वेरियस हाई कोर्ट्स। ये तो 214 आपको याद रखना है, 15, 16, 17 और 18। इसमें से आप 226 याद रखेंगे डेफिनेटली, तो आपको याद होना ही चाहिए, टू इशू रिट्स। 227 रखेंगे, 230 रखेंगे, 231 रखेंगे। जो इंपॉर्टेंट है वही आपको याद रखना, ज्यादा कुछ नहीं याद रखना आपको इसमें। अच्छा, प्रिवेंटिव डिटेंशन अगर होता है तो एक इंसान को आप विदाउट ट्रायल कितने टाइम के लिए इम्प्रिजन कर सकते हैं? 3 मंथ्स के लिए। अच्छा, लोक अदालत में कौन से केस सेटल होते हैं? केसेस पेंडिंग ऑर्डिनरी कोर्ट्स बेसिस ऑफ अग्रीमेंट, दोनों पार्टी सहमति भर रहे हैं तो ही लोक अदालत में पास होंगे वो। और सिविल केसेस के साथ साथ कुछ क्रिमिनल केसेस भी कंसिडर होते हैं। और लोक अदालत में करंट और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर या फिर जिस पर्सन को लीगल नॉलेज हो वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं। ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत ग्राम न्यायालय को दोनों पावर हैं, सिविल और क्रिमिनल केसेस हियर करने की। ये आपका रिटायरमेंट एज हाईकोर्ट का 62 साल है। एज लिमिट फिक्स हुई थी 2171 कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। पहले 60 साल थी, ठीक है? और अभी 60 से 65 भी करवाना है इन लोगों को, लेकिन अभी हो नहीं रहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रहमतुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1994 में कहा, इफ द वर्ड तलाक इज एडेड थ्राइस फॉर द पर्पस ऑफ डिफीटिंग द प्रोविजंस ऑफ लॉ, डिवोर्स शैल बी इलीगल। ट्रिपल तलाक वाला केस है, ठीक है? अब आपका आता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। डिस्ट्रिक्ट लेवल सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का, आप जानते हैं, इंपॉर्टेंट यूनिट है एंशिएंट टाइम से, है ना? और प्रैक्टिकल लिंक भी है जनरल पब्लिक और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो फोकल पॉइंट रहता है ये एकदम लोकल सिटीजन्स का। तो चीफ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कौन होते हैं? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो 2 वर्ड से बन रहा है, डिस्ट्रिक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये वर्ड अलग अलग सेंसेस में यूज होते हैं, जैसे पुलिस डिस्ट्रिक्ट, पोस्टल डिस्ट्रिक्ट, रेलवे डिस्ट्रिक्ट। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स को डिफाइन किया गया है एज हैविंग सब्सटेंशियल टेरिटोरियल डिविजन्स। सो द वर्ड डिस्ट्रिक्ट इज यूज्ड एज अ डिवाइडेड यूनिट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया। तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक वर्क्स, मतलब यूनिट ऑफ अ सर्टेन एरिया इन विच पब्लिक वर्क्स आर मैनेज्ड इज नोन एज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन।
ये आपके कोर्स में है पीईटी के, इसलिए आपको कराया जा रहा है, छूटेगा नहीं कुछ भी, नारा एक ही है हमारा। इवैल्यूएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, भाई बहुत टाइम से चल रहा है ये, वैदिक टाइम पीरियड में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अबव 100 विलेजेस, जो इक्विवेलेंट है अभी फिलहाल के डिस्ट्रिक्ट्स को, उनको एक ऑफिसर कंट्रोल करते थे, शतग्रामी, मतलब शतग्राम 100 ग्राम, शतग्रामी। गुप्ता पीरियड में विश्याज होते थे, मुगल पीरियड में सरकार होती थी, और प्रेजेंट फॉर्म कहां से आया? ब्रिटिश रूल से आया। ब्रिटिश रूल में डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट बुलाया जाने लगा था एक्चुअली, उससे पहले तो नाम ही कुछ और थे। इट्स अ लैटिन वर्ड, मींस एरिया क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले यूज किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1776 में विद रेफरेंस टू द दीवान ऑफ कैलकाटा डिस्ट्रिक्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्ट्रिक्ट वर्ड कहां यूज हुआ है? 233 में विद रेफरेंस टू द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, अलग से नहीं यूज हो रखा, समझ रहे हैं? इंपॉर्टेंस क्या है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का? आप जानते हैं, बेसिक यूनिट है स्टेट का। भाई जो लोगों की पब्लिक, जनरल पब्लिक है, उसकी कंप्लेंट्स हैं, वो कैसे जाएंगी? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगी। अलग अलग मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं। ज्यादातर मेंबर स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्ट होते हैं डिस्ट्रिक्ट से। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे नहीं हो रहा जहां से पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो रही हैं, पर ऐसे हो रहा है कि डिसाइसिव इन्फ्लुएंस हो रहा है इन द सिलेक्शन ऑफ पॉलिसी मेकर्स। हमें कैसे मिलता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का आइडिया? भाई आप जानते हैं अच्छे से, एनफोर्समेंट ऑफ गवर्नमेंट लॉज एंड ऑर्डर्स इन योर स्टेट, कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। फीचर्स क्या हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के? इंपॉर्टेंट लिंक है बिटवीन लोकल एंड स्टेट। रेवेन्यू, लॉ एंड ऑर्डर, डेवलपमेंटल वर्क, ये सब कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की है ये जिम्मेदारी। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हेड होता है, और जो चीफ कंट्रोलर है कोऑर्डिनेटर है, और हर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में एक डिविजनल यूनिट होती है जो कंट्रोल करते हैं डिविजनल कमिश्नर। बस आपके एग्जाम के लिए इतना सफिशिएंट है, इससे बाहर आपके एग्जाम में आपको जरूरत नहीं है प्रिपेयर करने की। अब लोकल बॉडीज और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। पंचायती राज का मतलब क्या है? रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सारे स्टेट्स में है, एक्ट से है, अमेंडमेंट से है, ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी को एडवोकेट करती है, रूरल डेवलपमेंट की जिम्मेदारी है पंचायत की। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया था 243, 243O, याद रखना, पार्ट 9, रट्टा लगा लो इसका। सबसे पहले डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट लेवल, लाइन ना भूलना। सबसे पहले कहां आया? राजस्थान में, 2 अक्टूबर 1959, नागौर डिस्ट्रिक्ट। फिर आंध्र प्रदेश में आया, फिर तो खैर मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव अडॉप्टेड द सिस्टम। अब अर्बन लोकल बॉडीज कितने टाइप की हैं? 8 तरीके की हैं। कौन कौन सी? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, कंटोनमेंट बोर्ड, बस्ती, पोर्ट ट्रस्ट, स्पेशल पर्पस एजेंसी। 74th अमेंडमेंट से 3 टाइप की म्युनिसिपैलिटीज आई थी, कॉर्पोरेशन, काउंसिल और नगर पंचायत। ठीक है, छत्तीसगढ़ नगर पंचायत एक्ट ये सब छोड़ दो आप। 73rd 74th अमेंडमेंट से क्या आया कि एक तो स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर म्युनिसिपैलिटीज, स्टेट फाइनेंशियल कमीशन फॉर म्युनिसिपैलिटीज और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। अच्छा, जहां पे म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कैंटोनमेंट बोर्ड या नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी होगा, कब होगा? जब वो 3 कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होंगी। एक तो 5000 कम से कम आबादी हो वहां की, मिनिमम 75% जो वहां के आदमी हैं, वर्किंग मैन, वो नॉन एग्रीकल्चरल काम में लगे हों, पॉपुलेशन डेंसिटी हो एटलीस्ट 400% पर स्क्वायर किलोमीटर। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से 16 नए आर्टिकल ऐड हुए थे पार्ट 9 में। 29 सब्जेक्ट्स हैं जो 11th शेड्यूल में मेंशन्ड हैं, और पंचायती राज जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो खैर कहने की बात नहीं है, पर हमने फिर भी कहा है क्योंकि जिससे आपको याद रहे। प्रोविजंस जो हैं कॉम्पोजिशन से रिलेटेड पंचायत के, कौन करता है? स्टेट लेजिस्लेचर। और डिसीजन जो है पंचायत के इलेक्शंस के, वो भी स्टेट गवर्नमेंट लेती है। हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, और फाइनेंस कमीशन रिव्यू करता है फाइनेंशियल पोजीशन पंचायत की। ग्राम सभा बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाई जाती है फॉर द पीपल, वो पूछेगा किससे मिलके बनती है? फॉर द पीपल रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द पंचायत एरिया एट द विलेज लेवल। आर्टिकल 40 क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का? टू कॉन्स्टिट्यूट, ये एक गांधीयन प्रिंसिपल है, आप जानते हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी ने कहा था 3 टायर पंचायत सिस्टम, विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, VBD। और बलवंत राय मेहता को कहते हैं आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला 73rd से, ठीक है। पहला क्लियर रिकमेंडेशन जो दिया, वो दिया लक्ष्मी
लक्ष्मी एल सिंघवी कमेटी, LM सिंघवी कमेटी 1986। फिर 1988 में पीके थंगन कमेटी ने भी रिकमेंड किया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूड कीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में। मध्य प्रदेश बना था फर्स्ट स्टेट टू कंप्लाई विद 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 243D क्लॉज 3 कहता है 1/3 रिजर्वेशन दिया जाएगा विमेन को एट ऑल लेवल्स। कम से कम क्या एज होनी चाहिए अगर आपको पंचायत का मेंबर बनना है? 21 साल। ऑल द मेंबर्स ऑफ म्युनिसिपैलिटी आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द वोटर्स ऑफ दैट एरिया। म्युनिसिपैलिटी का टेन्योर फिक्स्ड है, टर्मिनेट भी हो सकता है प्रीमेच्योरली। कौन देखता है इलेक्शंस? स्टेट इलेक्शन कमीशन। म्युनिसिपैलिटीज के मैटर पे स्टेट लेजिस्लेचर करेगा। फाइनेंस कमीशन फाइनेंशियल पोजीशंस देखेगा म्युनिसिपैलिटी की। पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंडिया का 1687-88 मद्रास, और लॉर्ड रिपन को कहा गया था फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, आर्टिकल्स 243 बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम सभा। 243B कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। 243C कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत। 243D रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। 243J ऑडिट ऑफ अकाउंट्स और इलेक्शंस टू द पंचायत। 243K एंड 243A बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स एंड इलेक्टोरल मैटर्स। अब कुछ कमिटीज हैं, ठीक है, इसको ना आप ऐसे याद कर सकते हो, बगल करके देखो, इसमें एक ट्रिक लग सकती है, BAGL, बगल, ऐसे करके याद कर लो। B बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, GVK राव, LM सिंघवी। मोस्टली यही पूछता है। DG कर लो, TG फिर बाद में, पर 3 ये ज्यादातर पूछता है, तो इनके लिए 4 का ट्रिक है, ठीक है। बलवंत राय मेहता 1957 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमेटी अपॉइंट करी टू एग्जामिन द वर्किंग ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चला था। इसका ईयर देख लो 1952 में, और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस का भी ईयर देख लो, अलग से पूछ लेता है कई बार कि भाई कैसे और बेहतर हो सके, आप जरा हमें बताओ। कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट करी। कमेटी ने कहा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कर दो और पंचायती राज कर दो अब जरा। अशोक मेहता कमेटी आई 1977 में, जनता गवर्नमेंट थी, रिपोर्ट सबमिट करी। इन्होंने कहा, मतलब इन्होंने रिकमेंडेशंस दिए थे टू रिवाइव एंड स्ट्रेंथन द डिक्लाइनिंग पंचायती राज सिस्टम। वो आपसे ना वो पूछेगा क्रोनोलॉजी, तो बगल करके याद करना। GVK राव कमेटी आई 1985 में, ये भी सेम चीजें, डेवलपमेंट प्रोसेस ब्यूरोक्रेटाइज हो, पंचायती राज से अलग करो, ये सारी चीजें करो, मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में ग्रास विदाउट रूट्स चल रहा है अभी फिलहाल। LM सिंघवी 1986, राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, इन्होंने भी कहा ये सारी चीजें करो, सेम चीज इन्होंने सबमिट करी। ठंगन कमेटी आई 1988 में, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को एग्जामिन करने के लिए। इस कमेटी ने भी सजेशंस दिए टू स्ट्रेंथन द पंचायती राज सिस्टम। ये नहीं पूछेगा किसने क्या कहा था, बस यही पूछेगा आपसे। गडगिल कमेटी 1988 पूछेगा ना रिलेटेड टू पंचायती राज है या नहीं, सेम, हाउ बेस्ट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कुड बी मेड इफेक्टिव, इन्होंने भी सेम बात कही। तो ये BAGL याद रखना, क्रोनोलॉजी याद रखना। सवाल कहां से आएंगे? आर्टिकल से आएंगे सवाल। मैच द फॉलोइंग आएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आएंगे, सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से आएगा सवाल, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे ज्यादा सवाल आ सकते हैं, और पंचायत म्युनिसिपैलिटीज से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है। फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 1 से 51 मुंह ज़बानी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये लेक्चर तो हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है, लेकिन मैं आपको रिट्स कराना चाह रही थी, तो आप एक बार रिट्स मैं आपको समझा देती हूँ। ऐसी अभी ऊपर हमने एक जगह रिट्स देखी थी, एक सेकेंड, फंडामेंटल राइट्स में मैंने आपको रिट्स बताई थी शायद, पर एक्सप्लेन नहीं की है, मतलब अभी हमारे डॉक्यूमेंट में नहीं है ये वाला, तो मैं आपको अलग से कराना सोच रही थी। एक सेकेंड, है तो नीचे कहीं, जस्ट अ मिनट प्लीज, असुविधा के लिए खेद है, लेकिन आपका फायदा हो जाएगा जरा, अब मिल जाएगा। तो अलग से ही कर लीजिए आप लोग, फंडामेंटल राइट्स है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको रिट्स देखनी चाहिए, कितने टाइप की रिट्स हैं, मैं यहाँ करा देती हूँ आपको। तो ऐसा है कि रिट्स का मतलब क्या होता है? रिट्स जो हैं ये ऑर्डर्स हैं, हम कर रहे हैं रिट्स, ये ऑर्डर्स हैं एक्चुअली।
जो फंडामेंटल राइट्स को अपहोल्ड करने के लिए दिए गए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी है आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट के पास है 226 के तहत। ठीक है, तो टाइप कितने हैं रिट्स के? अब क्या है, रिट्स 5 तरीके की दी जा रही हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। पहली है हेबियस कॉर्पस, दूसरी है मैंडमस, तीसरी है प्रोहिबिशन, चौथी है सर्शियोरी और 5वीं है कुओ वारंटो। हेबियस कॉर्पस का बेसिकली मतलब क्या है? टू हैव द बॉडी ऑफ, सिंपल याद रखना, मतलब किसी पर्सन को कोर्ट के सामने लाया जाए, इसका मतलब है ये टू हैव द बॉडी। एक बात आपको नोट करनी है कि ये स्टेट या प्राइवेट अथॉरिटी के अगेंस्ट ही इशू हो सकती है ये वाली रिट। जब डिटेंशन लॉफुल है या फिर कोर्ट ने ऑर्डर करा है तब ये रिट नहीं आएगी, जब डिटेंशन अनलॉफुल है तब ये आएगी। मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड, मतलब ऑर्डर है जो कोर्ट्स ने दिया है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को कि आप ये पर्टिकुलर एक्शन कीजिए, हम आपको कमांड कर रहे हैं, डू इट। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट ये नहीं इशू हो सकती, डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस को इशू करने के लिए नहीं हो सकती, और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस जैसे प्रेसिडेंट है या गवर्नर है उनमें नहीं हो सकती। प्रोहिबिशन नाम से पता चल रहा है टू फॉरबिड, हम आपको रोक रहे हैं। हायर कोर्ट कहता है लोअर कोर्ट को, या ट्राइब्यूनल्स कहते हैं जब हायर कोर्ट को लगता है लोअर कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो ज्यादा चौड़े हो रहे हैं, कहने का मतलब है बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन जा रहे हैं, तो वो कहते हैं रुक जाओ। तो कब इशू होती है? ओनली अगेंस्ट लोअर कोर्ट्स और दी ट्राइब्यूनल्स। सर्शियोरी क्या कहता है? टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड, मतलब लोअर कोर्ट्स या ट्राइब्यूनल्स को ट्रांसफर करो, बस हो गया, आप मत करो, आप जरा इसे ट्रांसफर करो। ये होता है जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये फील करता है कि ये फिर से चौड़े हो रहे हैं, मतलब ये रेमिडियल है कि हमें ऐसा लग रहा है पैसा कर देंगे, तो ये प्रोहिबिशन, मतलब प्रोहिबिशन नहीं है, प्रोहिबिशन में तो आपको रोक रहे हैं, ये रेमेडी है। इसको आप इशू कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को भी, और ये लॉ मेकिंग बॉडीज, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस के अगेंस्ट नहीं हो सकती इशू। अब तक कौन सी हो रही है? सिर्फ प्राइवेट के अगेंस्ट। नोट कर रहे हो नहीं कर रहे? क्वो वारंट का मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, मतलब कोर्ट कह रहा है कि आप असरपेशन नहीं करेंगे पब्लिक ऑफिसेस का। कोर्ट क्वेश्चन करता है क्लेम, अच्छा आप इस ऑफिस में बैठे हैं, किस क्लेम से बैठे हैं? आप कह रहे हैं आप इस ऑफिस में हैं, बाय व्हाट क्लेम यू आर देयर। पब्लिक ऑफिसेज में ही हो सकती है और मिनिस्ट्रियल ऑफिस के अगेंस्ट नहीं हो सकती है रिट, याद रखिएगा। एक बात याद रखना आप लोग, हाई कोर्ट की रिट और सुप्रीम कोर्ट में दोनों में रिट्स हो सकती हैं जारी। हाई कोर्ट इशू सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए, सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट्स इशू करता है, पर हाई कोर्ट और पर्पस के लिए भी कर सकता है। तो हाई कोर्ट की जो रिट इशूइंग पावर है वो बड़ी है या सुप्रीम कोर्ट की बड़ी है? हाई कोर्ट की बड़ी है, याद रखिएगा। कौन कर सकता है रिट पिटिशन फाइल? कोई भी कर सकता है, जिसके भी फंडामेंटल राइट्स का हनन हो गया है वो कर सकता है। एग्रीव्ड पार्टी कोर्ट्स को जाएगी, रिटन जुरिस्डिक्शन देगी और अपना केस बताएगी। हर सिटीजन को ये अधिकार है, कोई टाइम लिमिट नहीं है और कोई कंपेलिंग रीजन भी नहीं है फॉर द डिले। ठीक है, तो ये मैंने आपको शॉर्ट में थोड़ा बताया है कि 5 तरीके की रिट्स हैं हमारे पास और उनका मतलब क्या क्या है, हल्का सा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ साथ ये लेक्चर हमारा खत्म होता है। पूरा कोशिश करिए, मैंने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सब कुछ बताने की। पीडीएफ चाहते हैं, क्रैश कोर्स चाहते हैं, कम समय में ज्यादा चीजें रिवाइज करना चाहते हैं, तो इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ मैं मिलती हूँ हमें आपसे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज वीडियो पे को ध्यान से देखिए, हंसते मुस्कुराते एकदम जोर लगाते पढ़ते रहिए। थैंक्स अ लॉट।